चलिए भाई, स्वागत है आपका इस उत्तराखंड बैरिजी ट्रिक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम जो है मैं राहुल चौहान आपका स्वागत करता हूं। हम जो है एक कंप्यूटर की छोटी सी मैराथन लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो आपका आने वाला जो एग्जाम है लेखपाल पटवारी का, वो जो एग्जाम है उस एग्जाम में कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल था वो आपको एक बार रिवीजन में आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले कंप्यूटर के करवा दिए थे। अब जो है थोड़ा सा ना एक थ्योरी क्लास और बनती है यहाँ पर, जो एक दो 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहे, और उस 1.5 से 2 घंटे की क्लास में आप कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप समझ पाए और एक अप्रोच आपकी बन जाए, ताकि उस पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप सही से कर सके। तो क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, बेसिक क्लास रहेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि एक ऐसा माहौल या ऐसा जो आपको ब्रीफ आइडिया है वो दे दूं, ताकि आप जो है पेपर में आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। तो बेटा चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये कंप्यूटर शब्द से निकल के आया है, और इसका अर्थ होता है साहब आपका गणना करना, और जो इसकी गणना करने के लिए बना है यानी कि उसको साहब आपका कंप्यूटर कहा जाता है। कई बार कंप्यूटर की फुल फॉर्म आ जाती है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है साहब आपका कॉमन ऑपरेटिव मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड आपका एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर की बेसिक फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और एक बात तो ध्यान रखना कि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर केवल एक ही प्रिंसिपल पर साहब आपका काम करता है। वो प्रिंसिपल ये है कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट को प्रोसेसिंग करके साहब आपका आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी इनपुट आपने दी है, तो उस इनपुट का एक रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको साहब हम आउटपुट कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने अपने अपने फोन के अंदर गूगल खोला और गूगल के अंदर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइप कर दिया, या कुछ भी आपने टाइप कर दिया, तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें आपकी जो स्क्रीन है उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। वो जो रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट को साहब आपका आउटपुट की श्रेणी में रखा जाता है। कंप्यूटर को एक बेसिक सिंपल से डायग्राम से हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो मुख्य तौर पर साहब आपका दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक हार्डवेयर होता है, एक साहब आपका सॉफ्टवेयर होता है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो हार्डवेयर है, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो साहब आपका सॉफ्टवेयर है। अब बेसिकली हार्डवेयर को मुख्य तौर पर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है सीपीयू, और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। सीपीयू के अंदर मुख्य तौर पर 3 चीजें होती हैं। एक एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एक साहब आपका मेमोरी होता है। और मेमोरी को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो पहली मेमोरी प्राइमरी होती है, और एक और मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी का प्रयोग जरूरत पड़ने पर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। इसके अलावा कुछ और प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण जैसे कैश मेमोरी हो गया, वो आगे की क्लास में आप जो है थोड़ा सा समझेंगे। अभी आपको एक हल्का सा आइडिया पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर जो है वो हमारा कैसा दिखाई देता है। अब जो है हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर के प्रकार पर, कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। देखिए बेटा, कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर को मुख्य तौर पर 3 भागों में सब आपका बांटा जाता है। पहले वाले को एनालॉगी कहते हैं, दूसरे को डिजिटल कहते हैं, तीसरे को सब आपका हाइब्रिड कहते हैं। एनालॉगी का मतलब होगा जैसे स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, अल्टीमीटर, बोरोमीटर। जैसे आपका मोबाइल है, आपकी जो बाइक है, बाइक के अंदर क्या होगा, बाइक के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक है वो डिजिट लिखे होते हैं, और डिजिट के बीच में यहाँ पर सुई होती है। सुई ये बताती है कि कितनी स्पीड से आप जा रहे हो। तो ये जो है ये एक प्रकार का एनालॉगी कंप्यूटर का उदाहरण है। और साथ के साथ आपने यहाँ पर देखा होगा कि कुछ नंबर भी चलते रहते हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर साहब आपका डिजिटल का उदाहरण है। और जब ये दोनों एक साथ होंगे तो उसको साहब आपका हाइब्रिड कहा जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई घड़ी है, घड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि सुई भी होती है, और साथ के साथ यहाँ पर डेट और जो डेट होता है, और साथ के साथ जो डेज होता है, डेट और डेज दोनों का जो है एक यहाँ पर पैटर्न बना होता है, और जो साहब आपका समय के अनुसार अपने आप बदलता रहता है। तो यहाँ पर जो सुई वाला प्रोसीजर है वो एनालॉगी है, और जो नंबर वाला सिस्टम है वो डिजिटल, और दोनों एक साथ है तो वो साहब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है साहब। अगर बात की जाए, भारत का पहला कंप्यूटर जो है समरेंद्र मित्रा के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संगठन में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साहब आपका, कलकत्ता में। डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ऐसा कंप्यूटर जो 01 के रूप में काम करता है वो डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे पेट्रोल पंप हो गया, डिजिटल वॉच हो गई, तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर का मतलब नंबर जहां दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली डिजिटल है। और जहां दोनों एक साथ दिखाई देते हैं तो वो सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है।
अब थोड़ा सा हम कंप्यूटर का डेवलपमेंट देख लेते हैं भी कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ, कैसे आज का जो कंप्यूटर है वो पहुंचता है या आज के कंप्यूटर पर इंसान कैसे पहुंच पाया, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो दुनिया में कंप्यूटर बनता है वो अबेकस था। अबेकस के संदर्भ में कुछ विचार है कि कुछ लोग कहते हैं कि चीन में बना, कुछ लोग कहते हैं बेबीलोन में बना। बेसिकली ये गणना करने की मशीन होती थी, एक तरीके का खिलौना होता था जिसमें खेल खेल में बच्चों को सिखा दिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर साहब आपके कुछ कॉलम होते थे, कॉलम के अंदर कुछ रिंग पड़े होते थे और ये जो रिंग है ये रिंग आपको मूव ऑन करने होते थे और मूव ऑन करके हमें पता चल जाता था कि भाई कितना हमें ऐड करना है, कितना माइनस करना है। तो ऐड और ऑन करने के लिए इस अबेकस का प्रयोग होता है। इस अबेकस के बाद अगला जो कंप्यूटर विकसित हो वो साहब आपका पास्कलाइन था। 1442 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कलाइन, उनके द्वारा विकसित किया गया और इस मशीन एक प्रकार की मशीन थी ये, तो इसमें जोड़ना और घटाना ही संभव था, इसलिए इसको एडिंग मशीन कहा गया। हम अबेकस को मशीन नहीं कह सकते क्योंकि अबेकस जो है वो हाथ से ऑपरेट हो रहा था और ये पास्कलाइन जो है वो मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा था। इसके बाद यही आता है डिफरेंस इंजन, सबसे इंपोर्टेंट है। ये डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये जो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर था और ये जो है वो सब आपका भाप से संचालित होता था। मतलब कंप्यूटर बेसिकली आपको पता होना चाहिए भी एक प्रकार की मशीन ही होती है। तो ये जो मशीन थी ये सब आपका भाप से संचालित हुआ करती थी। अगले की बात करते हैं तो अगला थोड़ा डिफरेंस इंजन का अगला एक रूप था जिसे साहब आपका एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन बड़ा इंपोर्टेंट है। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था। इसका जो प्रयोग है वो साहब आपका जोड़ने के साथ साथ, इसमें जोड़ने घटाने के साथ साथ जो है गुणा और भाग का भी प्रयोग होता था। एक प्रकार की मैकेनिकल मशीन थी। आज का जो कंप्यूटर है वो यहीं से साहब आपका विकसित होता है। इस कंप्यूटर की एक बड़ी विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बेटा कि ये जो कंप्यूटर था इस कंप्यूटर के अंदर पहली बार एक प्रोग्राम डाला गया था। अगर सवाल आ जाए ना कि बताओ भाई पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसमें प्रोग्राम को इनबिल्ट किया गया, तो वो एनालिटिकली हुआ करता था और इसमें प्रोग्राम डालने वाली जो महिला थी उन महिला का नाम था लेडी एडा लवरेज। ठीक है, इसलिए इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इसके बाद आगे की अगर बात करेंगे तो आगे जो कंप्यूटर साहब आपका विकसित हुआ था वो साहब आपका सेंसिस टैबुलेटर हुआ करता था। 1890 में इसे अमेरिका ने विकसित किया था और इसका प्रयोग जो है वो गणना के लिए किया गया। उसी के नाम पर इसका नाम सेंसिस टर्बुलेटर भी सेंसिस टर्बुलेटर इसका नाम रखा गया है। अगर बात की जाए तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वो पहली बार एक मेमोरी का भी प्रयोग हुआ था और उस मेमोरी को कहते थे साहब आपका पंच कार्ड। पंच कार्ड के बारे में आप जान लो कि पंच कार्ड एक मेमोरी का रूप है। इसके खोजकर्ता पेपर में आ सकते हैं। इसके खोजकर्ता का नाम था बेटा हरमन होलोरिथ। हरमन होलोरिथ के द्वारा पंच कार्ड को विकसित किया गया था। पंच कार्ड की खोज की गई और इसका प्रयोग जो है वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सबक का होता है। अब यहाँ पर ना हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है। वो विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि भाई कंप्यूटर की अगर सबसे बड़ी कंपनी की मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम IBM है। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 6-16 जून 1911 में न्यूयॉर्क में इसकी खोज होती है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। चार्ल्स रेनॉल्ट और थॉमस जे वाटसन जो है वो इस कंपनी को बनाते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर की कंपनी थी। इसका मुख्यालय भारत में भी है और भारत में इसकी एक ब्रांच है। वो ब्रांच कहाँ पर स्थित है साहब आपका बेंगलोर में है। ठीक है, IBM थोड़ा सा कंप्यूटर से जुड़ी हुई कंपनी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, अगली अगर बात करें तो एक कंप्यूटर और आया जिसका नाम है मार्क वन। मार्क वन की बात करते हैं तो मार्क वन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और IBM के कर्मचारी ने इसको बनाया था। हार्वर्ड एक ने फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप ही काम करता था। ABC आपको ध्यान रखना है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर था। इसकी विशेषता थी कि भारत की 1939 में विकसित होने वाला पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था। डिजिटली काम ही करता था। एनिक की खोज अभी पेपर में किसी में पूछी गई कि एनिक का फुल फॉर्म क्या है और एनिक बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि एनिक जो है वो बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर हुआ करता था। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल एंड इंडिकेटर कैलकुलेटर। एनिक की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंडिकेटर कैलकुलेटर जो है इसकी फुल फॉर्म थी और बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर होता था और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसमें सब आपका किया गया था। एनिक के बाद जो आता है वो आता है यूनिवे।
यूनिवेक का मतलब था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर है, अमेरिका ने इसको साहब आपका विकसित किया है। अब भारत में थोड़ा सा कंप्यूटर का युग देख लेते हैं। तो भारत शुरू से ही अपना जो कंप्यूटर वो साहब आपका निर्माण नहीं करता, भारत आयात पर निर्भर करता है। और भारत ने जो पहला कंप्यूटर आयात किया था वो आयात किया था साहब आपका HEC-2M। SC-2M की अगर बात करते हैं तो इसको हमने ब्रिटेन से लेकर के आए थे और ब्रिटेन से आयात करके इसको भारत में स्थापित किया था। भारतीय सांख्यिकी संगठन कलकत्ता के अंदर इसको स्थापित किया था। और भारतीय सांख्यिकी संगठन के जो पहले संस्थापक हम कह सकते हैं या पहले महानिदेशक कह सकते हैं, उनका नाम था साहब PC मानलोविस। तो ये इसके जो है भारतीय सांख्यिकी संगठन के उस समय पर अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद भारत ने अपना कंप्यूटर पहली बार बनाया। अपना जो कंप्यूटर हमने बनाया उसका नाम था टिफरिक। ध्यान रखना, HEC-2M जो नाम का कंप्यूटर है ये भारत में आने वाला पहला कंप्यूटर जरूर है जो हम ब्रिटेन से लेकर के आए, मगर भारत में बनने वाला जो पहला कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का नाम टिफरिक है। टिफरिक की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। अब नाम से पता चल रहा होगा यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट आ गया, तो इसको कहीं ना कहीं टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाया गया होगा। और जिसने इसको बनाया था उसका नाम पूरा था टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। मुंबई में आपका ये है 1956 में इसको साहब आपका बनाया गया था। और ये भारत में निर्मित होने वाला पहला साहब आपका कंप्यूटर माना जाता है। अब कंप्यूटर को हम कुछ और भागों में भी साहब आपका वर्गीकृत कर सकते हैं आकार के आधार पर। अभी हमने फंक्शन के आधार पर देख लिया, तो थोड़ा आकार के आधार पर देख लो। तो पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो साहब जिसका आकार बहुत ही छोटा हो, वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। और ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो हमारी एक टेबल तक साहब आपका सीमित हो सकता है। माइक्रो से बड़े आकार का जो कंप्यूटर होता है वो साहब आपका मिनी कंप्यूटर होता है, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा। मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम होगा। और सबसे बड़े आकार का कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा स्पीड सुपर कंप्यूटर की और सबसे कम माइक्रो स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की। अगर मैं गति स्पीड की बात होगी, स्टोरेज की बात करूंगा तो सर्वाधिक स्टोरेज सुपर कंप्यूटर में होता है, सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर में होता है। कैपेसिटी की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर की और सबसे कम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की कैपेसिटी है। तो ये आकार के आधार पर इसको थोड़ा सा वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखना, अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, ऐसा कंप्यूटर जिसका आकार इतना छोटा हो कि वह मेज तक सीमित हो जाए और अपने साथ कैरी करके इसको ले जाया जा सके, तो ऐसे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का साहब आपका प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं तो अगला साहब आपका आपको ध्यान रखना, माइक्रोल जो है वो पहला माइक्रो कंप्यूटर हुआ करता था। नाम से पता चल रहा है ना, माइक्रोल पहला माइक्रो कंप्यूटर 1973 में फ्रांस की कंपनी आर्टुई के द्वारा विकसित किया गया। और इसके अंदर एक प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था जिसको कहते थे साहब आपका इंटेल 8008। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर बनता है, पहला ऐसा माइक्रो कंप्यूटर था जिसमें इंटेल के प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ बड़ा इंपोर्टेंट है। सिद्धार्थ भारत में बनने वाला पहला माइक्रो कंप्यूटर है। इसको सीडैक कंपनी ने बनाया था। ध्यान रखना, सीडैक कंपनी ने इसको जो है साहब आपका बनाया था। और 1986 में जो है भारत के डाकघर बेंगलोर में जो डाकघर का मुख्यालय भी है वहां पर साहब आपका इसको स्थापित किया है। अब माइक्रो कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। जैसे डेस्कटॉप होता है जो हम घर में जनरली यूज कर रहे हैं, तो वो साहब आपका डेस्कटॉप की श्रेणी में आएगा। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इन सब से मिलकर के इस कंप्यूटर का निर्माण होगा और एक मेज पर साहब आपका ये स्थापित हो जाता है। दुनिया का पहला डेस्कटॉप की बात करते हैं तो 1965 में अमेरिका में विकसित हुआ। अच्छा, अगली बात करते हैं लैपटॉप। लैपटॉप थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, लैपटॉप को ध्यान रखना कि लैपटॉप की जो खोज है वो एडम ओसबर्न ने की थी 1981 में। एडम ओसबर्न जो है वो लैपटॉप की खोज करते हैं और पहला लैपटॉप जो है वो अमेरिका में साहब आपका बनता है। ये सब आप थोड़ा सा हल्का सा एक नजर घुमा लेना, ऐसे इतना इंपोर्टेंट है नहीं। पाल में कंप्यूटर क्या है साहब आपका, ये थोड़ा सा लैपटॉप से आकार में मोटा होता था। पीडीए क्या है, टैबलेट क्या है, टैबलेट तो बहुत जरूरी है। टैबलेट तो आप जानते हैं पहला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। नोटपैड क्या है, टैबलेट का एक ग्रुप है मगर इसमें टाइपिंग के लिए कीबोर्ड भी जुड़ा होता है। नोटपैड और टैबलेट में अंतर होता है, टैबलेट में कीबोर्ड नहीं होता, जबकि नोटपैड में जो है वो सब आपका जो आपका कीबोर्ड भी सब आपका इनबिल्ड होता है। आईसी सबसे इंपोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर ये आईसी ना होते तो शायद कंप्यूटर का जो आकार था वो काफी बड़ा होता और एक बड़े से घर में ही साहब आपका ये सीमित रहता।
मगर आईसी ने इस कंप्यूटर के आकार को इतना छोटा कर दिया कि आज कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर को हम अपनी जेब में भी रख करके घूमते हैं, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है वो मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। आईसी की अगर बात करते हैं तो जे किल्बी नाम के व्यक्ति थे, 1958 में इसकी खोज करते हैं। इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। गांव में ज्यादातर लोग इसको चिप कह करके संबोधित करते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम पे साफ आपका बना होता है। इसके आने के बाद कंप्यूटर की क्षमता बढ़ गई, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। और सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन मैक्सिमम ताइवान में और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आईसी का सर्वाधिक निर्माण होता है। तो इस सैन फ्रांसिस्को को अमेरिका की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो बेटा बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग है। अच्छा, किसी भी कंप्यूटर के अंदर आपने एक बात देखी होगी कि भाई कुछ फंक्शन जो है वो अपने आप ही होने लगती है, उसको बार बार करने की कमांड नहीं दी जाती। जैसे मान लो कि आपने कोई इनपुट दी, तो इनपुट क्या होगा, वो प्रोसेसिंग होकर के आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई इसको करता कौन है। इसको करता उड़ता कोई नहीं, असल में इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चिप पड़ी होती है जिन्हें सब आपका प्रोग्रामेबल चिप कहा जाता है। और ये प्रोग्रामेबल चिप का जो काम होता है वो मेन तौर पर किसी भी प्रोग्राम को रन करना होता है। अभी जो प्रोग्रामेबल चिप होती है, इन सब का जो समूह है, उसी समूह को सब आपका प्रोसेसर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में बहुत सारी प्रोग्रामेबल चिप होती है। और प्रोग्रामेबल चिप जो है वो साहब यही काम करती है कि कोई कमांड दी जाए तो उस कमांड को वो पूरा कर सके। अब अगर आधुनिक समय की बात करते हैं तो इस प्रोसेसर को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का पहला प्रोसेसर 1971 में अमेरिका के टेड होप के द्वारा विकसित किया गया था, जिसको इंटेल 4004 कहा जाता है। मैंने आपको बताया था भी कि सबसे पहला जो प्रोसेसर प्रयोग में लाया गया वो इंटेल का होता था, और इसका उसका जो नाम था माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग में लाया गया वो इंटेल 8008 था। मगर ये जो प्रोसेसर है जो साहब आपका पहली बार विकसित हुआ था, उसका नाम इंटेल 4004 था। इस समय पे दुनिया का सबसे तेज जो प्रोसेसर है उसका नाम है स्नैपड्रैगन 8 इलीट। स्नैपड्रैगन से ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे तेज इस समय का सुपर प्रोसेसर है, जो अमेरिका की कंपनी क्वांटम के द्वारा विकसित किया गया। अमेरिकी कंपनी क्वांटम ने इसको साहब आपका बनाया है। अगला मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है थोड़ा सा बड़े आकार में होता है। असल में होता क्या है ना कि जहां से एक से ज्यादा कंप्यूटर साहब आपके कनेक्ट होंगे, एक से ज्यादा व्यक्ति साहब आपके कनेक्ट होते हैं, तो ये जो बड़े से आकार का कंप्यूटर होगा इसको मिनी कंप्यूटर कहेंगे। और इससे जो कंप्यूटर है साहब आपके कनेक्ट होंगे। अब जैसे मान लो कि अब ये जो चारों कंप्यूटर मान लेते हैं उदाहरण, चार कंप्यूटर हैं, तो इन चारों कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि चारों के चारों एक ही काम कर रहे होंगे। जैसे रेलवे का रिजर्वेशन है। अब रेलवे के रिजर्वेशन में क्या होता है कि आपने अगर रिजर्वेशन कर दिया तो आपकी सीट पर किसी दूसरे व्यक्ति का रिजर्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन का पोर्टल है वो किसी कंप्यूटर, किसी सर्वर के माध्यम से एक बड़े से कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जो मिनी मिनी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। आपने जिस सीट का रिजर्वेशन किया उस सीट का जो डाटा है वो डाटा जाकर के कहीं तो स्टोर होगा। जहां पर डाटा जाकर के स्टोर होता है वही क्या है साहब आपका मिनी कंप्यूटर होता है। कॉल सेंटर में इसका प्रयोग होता है, छोटे व्यवसाय में जो है वो इसका प्रयोग होता है। सर्वर, एक बात ध्यान रखना कि ऐसी सुविधा जिसमें कई व्यक्ति एक साथ काम कर सके वो सर्वर होता है। कहते हैं ना कि एक सर्वर से बहुत सारे लोग साहब आपके कनेक्ट है, जहां पर एक साथ जो है कई सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं, वो सर्वर कहलाता है। मेन फ्रेम की बात करती है तो मिनी कंप्यूटर, मिनी जो कंप्यूटर है उससे आकार में थोड़ा सा बड़ा होगा। तो और मगर सुपर कंप्यूटर से आकार में क्या होता है साहब आपका छोटा होता है, ध्यान रखना। और एडा एमडा होल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने दुनिया का पहला जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण किया था। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से एक सवाल आपको ध्यान आएगा, वो ये याद रखना है कि भाई सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लोप्स में नापती है, और बाकी किसी भी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो सब आपका हर्ट्ज में नापी जाती है। मगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं? फ्लोप्स में। सुपर कंप्यूटर के इतिहास की मैं बात करूंगा तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीमोर गिरे ने बनाया था, इसलिए कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के जनक सीमोर गिरे को कहा जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर ने विकसित किया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 माना जाता है।
और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। अब ये मौसम विभाग के द्वारा साहब आपका स्थापित किया गया। अच्छा, जो हमारे कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से पहले आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि इसरो का जो अपना सुपर कंप्यूटर है वो साहब आपका सागा है, और बीआरसी का सुपर कंप्यूटर अनुभव है, और डीआरडीओ का सुपर कंप्यूटर जो है वो साहब आपका पेस है। पेस जो है वो डीआरडीओ का सुपर कंप्यूटर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो भाई कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के कुछ कार्य हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात तो देखो, अगर सवाल आ जाए कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप आंसर देंगे प्रिंटर जो है सबसे तेज, दूसरे पर फुकागू है, तीसरे में लुथामी है, फिनलैंड का है। भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो सबसे तेज जो है वो परम सिद्धि है, जिसे सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया, विश्व में इसका 63वां स्थान है। मैंने आपको बताया था कि भाई सामान्य कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हर्ष में या गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, मगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फ्लोप्स में नापी जाती है। फ्लोप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग का मतलब ऊपर नीचे जाना, किसी फ्लोट कहते हैं ना कि फ्लोटिंग हो रही है, वाटर फ्लोट कर रहा है, तो जो डाटा ऊपर नीचे जा रहा है उसको साहब आपका फ्लोटिंग कहेंगे, और इसकी स्पीड को फ्लोट्स में हम नापते हैं। सीडैक पर अभी आएंगे। थोड़ा सा ना कंप्यूटर की एक विशेषता देख लो सुपर कंप्यूटर की, वो ये है कि मौसम की जानकारी देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा में इसका प्रयोग होता है, अंतरिक्ष यान में होता है, उच्च टेक्निक हाई टेक्नोलॉजी में भी इस सुपर कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं। सीडैक भारत की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कंप्यूटर निर्माण की संस्था है या कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटरिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटरिंग सीडैक की फुल फॉर्म है। 1988 में इसकी स्थापना हुई, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, और ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को विकसित करना इसका काम होता है। अब जैसे आपका मान लो कि आपका गांव है, और आपके गांव में आपके दादाजी जो थे वो किसी दूसरे गांव से आकर के बस गए, दादा के पिताजी आकर के किसी दूसरे गांव से बसे, आपके दादा भी वहीं रहे, आपके पापा भी वहीं रहे, और आप भी वहीं रहे। तो किसी ने आपके आकर के पूछा कि भाई इस गांव में आपका कौन सी पीढ़ी है, तो आप अपने दादा से गिनोगे, और दादा से गिन करके सॉरी परदादा से गिनोगे, और परदादा से दादा, दादा से अपने पापा, और अपना अब तुरंत बता दो कि भाई चौथी पीढ़ी है। ऐसी जब कंप्यूटर की साहब आपकी शुरुआत हुई, तो शुरुआत से लेकर के आज तक का जो समय है, इस आज तक के समय में कंप्यूटर की जो जर्नी रही, उस जर्नी को 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है, यानी कि 5 जनरेशन के साहब आपके कंप्यूटर रहे। इनका सन आपको किसी को नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखनी कुछ बेसिक बातें। सॉरी, जैसे पहली पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। वैक्यूम ट्यूब का मतलब डाटा ट्रांसफर करने के लिए आईसी का प्रयोग ना होकर के वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है, जिस कारण से इसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। कंप्यूटर केवल आपको पता है कि मशीन की भाषा समझते हैं, और इसमें जो मशीन की भाषा का प्रयोग हुआ था उसका नाम एनिक तथा यूनिवैक हुआ करता था। नहीं सॉरी, एनीवैक और यूनिवैक जो है इसके उदाहरण थे, और इसमें जो मशीन की भाषा का प्रयोग हुआ तो उसे सब आपका लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ये केवल मशीनी भाषा की कंप्यूटर को समझ सकता था। इसके बाद जब दूसरी पीढ़ी विकसित हुई, तो दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग शुरू होता है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके इसकी जगह पर ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कंप्यूटर के आकार को छोटा कर दिया था। और इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, और हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी साहब आपका जाना जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज भी कहलाती है, और असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती है। एक को साहब आपका कोवेल कहते हैं, और दूसरी वाली साहब आपका असेंबली भाषा को फोर्ट्रॉन के नाम से साहब आपका जाना जाता है। तो दूसरी पीढ़ी की भाषा है, पहला कोवेल हो गई और दूसरा कौन सा हो गया साहब आपका फोर्ट्रॉन हो गया। इसके कुछ उदाहरण भी है फेमस है, जैसे सीडैक, ये सब हो गया, ये आपको ध्यान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो विलियम शाकली और जॉन वार्डिन तथा बाल्डर बैडन नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने तीनों ने मिलकर के 1947 में ट्रांजिस्टर को साहब आपका विकसित किया था। ट्रांजिस्टर की इन्होंने खोज की है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थोड़ी सी एडवांस रहती है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी का प्रयोग हो जाता है। आईसी के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से साहब आपकी बनी होगी। एक बात तो ध्यान रखना कि आईसी के कारण जो कंप्यूटर की स्पीड, डाटा ट्रांसफर की स्पीड या प्रोसेसिंग की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, तेज हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी पीढ़ी, तो आपकी उसको भाषा भी ध्यान रखनी, पास्कल और बेसिक जो है वो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषाएं हैं। चौथी अगर बात करते हैं
एक बात और हमें ध्यान रखना है, चौथी पीढ़ी पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें और समझो। तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड, रैम तथा रोम की शुरुआत होती है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें कीबोर्ड, रैम और रोम की शुरुआत होती। इससे पहले कीबोर्ड वगैरह का प्रयोग जो था वो संभव नहीं हो पाता था। डाटा स्टोरेज के लिए इसमें साहब हमने माइक्रोचिप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसमें बड़ा प्रसिद्ध है जो आपका कंप्यूटर है वो साहब आपका IBM 360 और हनीवेल। चौथी पीढ़ी थोड़ी सी और एडवांस रही क्योंकि इसमें जो आईसी थी उन आईसी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा एडवांस किया गया और नई जो आईसी बनी उनको साहब आपका BLIC के नाम से जाना गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साहब आपका BLSIC, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको साहब आपका कहा जाता है तीसरी पीढ़ी का। चौथी पीढ़ी का था। चौथी पीढ़ी की सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है बेटा कि इस पीढ़ी में हमने C++ भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। जावा का प्रयोग भी चौथी पीढ़ी में ही शुरू होता है। कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई। कंप्यूटर को बार बार ऑन ऑफ करने पर भी डाटा बचा रहता था और कंप्यूटर अपने आप ही काम करता था, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। इसमें लैन वैन पैन जो नेटवर्क होते हैं इनकी शुरुआत होती है। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब होगा साहब आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी जो है साहब आपकी शुरुआत होती है चौथी पीढ़ी के अंदर। स्टोरेज के लिए इसमें भी माइक्रोचिप का प्रयोग करते हैं। एक सबसे इंपोर्टेंट बात, इंटरनेट की जो है साहब आपकी शुरुआत हुई है और इंटरनेट की शुरुआत जिस पीढ़ी में होती है वो कौन सी पीढ़ी साहब आपका चौथी पीढ़ी है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इंटरनेट पर अभी हम 1 मिनट के बाद आएंगे, उससे पहले जरा मैं आपको छोटा सा एक बेसिक सी बात बताता हूँ। वो हमको ये देखना कि भाई माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को जो विकसित किया था वो EM हॉप ने विकसित किया था 1971 में। अभी यहाँ पर कुछ बातें हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में साहब आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, तीसरी पीढ़ी में आईसी आ जाती है और चौथी पीढ़ी के अंदर जो है वो साहब आपका BLIC का प्रयोग शुरू होता है और पांचवी पीढ़ी में जो है ULIC का प्रयोग जो है साहब आपका शुरू होता है। अब ये जो इनकी फुल फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म को थोड़ा सा जान लो। तो BLIC का मतलब होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और ULIC का फुल फॉर्म होगी वो होगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और पैन का मैंने आपको बता दिया पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और बैन का मतलब क्या होगा बेटा वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अच्छा, पांचवी पीढ़ी अभी हमने देखी नहीं थी, अगर ऊपर थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ था तो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया उसके बारे में। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई वो ये याद रखना है कि पांचवी पीढ़ी में मैंने आपको ये भी बताया भी कि ULIC का प्रयोग होता है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी का प्रयोग इसमें शुरू होता है। सुपर कंप्यूटर इसी पीढ़ी की देन है और डाटा स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, ब्लूरेज, DVD इनका प्रयोग शुरू होता है। नेटवर्किंग की शुरुआत पांचवी पीढ़ी से होती है, ध्यान रखना। ईमेल हो गया, www हो गया, इसकी शुरुआत हुई, AI की शुरुआत भी इसी पीढ़ी से साहब आपका होता है। अच्छा, AI आपको ध्यान रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। 1955 में जॉन मैकार्टी के द्वारा इसे विकसित किया गया था, परंतु पहली बार इसकी जो शुरुआत है वो कंप्यूटर में जो होती है 1986 से होती है। जॉन मैकार्टी जो है वो इस AI को साहब आपका शुरू करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे इंटरनेट की थोड़ी सी बात कर रहा था, तो इंटरनेट थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है। इसकी ना एक बार फुल फॉर्म आई है तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है वो इसकी साहब आपकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ के साथ हमें एक और बात ध्यान रखना है कि वो ये ध्यान रखना है कि भैया कि जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट की जो आविष्कार है वो आविष्कार क्या किसी व्यक्ति ने किया है? तो नहीं भैया, आविष्कार जो है वो इसका किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। असल में ये जो है वैज्ञानिक और इंजीनियरों के सहयोग से साहब आपका शुरू होता है। इंटरनेट का प्रारंभिक जो नाम हुआ करता था वो प्रारंभिक नाम आपको ध्यान रखना है, इसका प्रारंभिक नाम था अर्पा नेट। अर्पा नेट इसको कहते थे
ये प्रारंभिक नाम था इसका और यूएसए की सेना के द्वारा इसको विकसित किया गया था 1969 में। मगर बाद में इसका नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और चेंज करने के बाद इसका जो नाम था वो नाम अर्परानेट से जो है वो इंटरनेट की ओर साहब आपका बढ़ जाता है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बात और समझ सकते हैं, वो ये है कि भाई अगर सवाल आया कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो आप 1969 ही बताना, मगर इसका नाम जरूर अलग है, अगर आप यही बताएंगे। अच्छा, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 से होती है। 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट को शुरू किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले इसको जो शुरू करते हैं, जिस कंपनी ने शुरू किया था उसका नाम था बीएसएनएल। ये बी वाला वो नहीं है, बीएसएनएल मतलब वो वाला बीएसएनएल नहीं है, इसको कहते थे विदेशी संचार निगम लिमिटेड। विदेशी संचार निगम लिमिटेड था ये, वो है साहब आपका भारत संचार निगम लिमिटेड, ये विदेशी संचार लिमिटेड है। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है हल्का सा ध्यान रख लें। अभी हमने कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ ली, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हमने देख लिया कि भाई कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, सुपर कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो मेन चीजें हो सकती थी वो हमने पढ़ ली। अब सबसे आता है ये जरूरी, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई इससे ना आधुनिक समय में बड़े सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। वो बड़े सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, वो ये पूछे जा रहे हैं कि भाई कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी, कंप्यूटर के लाभ क्या हो सकते हैं और कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो हमारे पेपर में थोड़ा सा पूछ लेता है। तो हमें एक बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर की एक सबसे अच्छी विशेषता ये थी, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और स्पीड ज्यादा होने के कारण जल्दी से सब आपका काम होता है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी का मतलब इसमें गलती नहीं हो सकती, त्रुटि होने के चांस जो है वो कम है। विश्वसनीयता है, यानी कि इसमें बिलीव है कि भाई ये जो है साहब आपका जो भी डाटा देगा या जो भी आपका काम करेगा, जो भी रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट साहब आपकी बिल्कुल ठीक होगी। तो ये जो है साहब आपका इसके अंदर डाला गया। इसके अलावा प्राइवेसी इसके अंदर है, भंडारण क्षमता है, कार्य क्षमता भी जो है वो इसके अंदर साहब आपकी अच्छी खासी है। लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन का मतलब ये क्या इससे परेशानी हो सकती है, क्या इससे दिक्कत हो सकती है, उसको लिमिटेशन को समझते। तो लिमिटेशन को समझे तो भैया आपको ध्यान रखना है कि एक तो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। बेरोजगारी को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि भाई अगर ये आ गया तो बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है वो सब आपका चला गया। सोचने की क्षमता का इसमें अभाव है, भाई जितना आप कमांड दोगी उतना ही ये काम करेगा, अपने अपने स्तर से कुछ नहीं सोच सकता। वायरस का खतरा है, जितना डाटा है वो सब आपका गायब हो जाएगा। अपडेट इसको बार बार करना पड़ता है, माइंडलेस है, मतलब इसके अंदर दिमाग नहीं है, बिजली पर निर्भर है, खर्चीला भी बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति की रेंज में नहीं है कि भाई वो जो है इस कंप्यूटर को वहन कर सके। अच्छा, इसके कुछ लाभ भी है, लाभ ये है कि कागज की बचत हो रही है, समय की साहब आपका बचत हो रही है, त्रुटिहीन कार्य हो रहा है, त्रुटि रहित है, मतलब कोई गलती नहीं होगी, ये अच्छी बात है। पर्यावरण भी कम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कागज बच रहे हैं तो पेड़ नहीं जलते, और पेड़ नहीं जलते तो जो है पेड़ नहीं कटते, और पेड़ नहीं कटते तो साहब हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं सुरक्षित हो रहा है। एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या थे, कंप्यूटर निर्माता कंपनी से साहब आपके जुड़े थे, इंटेल के सह संस्थापक हुआ करते थे, जिनका नाम था साहब आपका मूर। अब इन मूर ने एक भविष्यवाणी की थी 1965 में, और ये कहा था कि भाई कि आईसी की खोज के बाद इतनी तेजी से आईसी की संख्या बढ़ेगी कि 18 महीने में आईसी जो है वो सब आपकी दोगुनी हो जाएंगी। इसे मूर का नियम कहा जाता है, ध्यान रखना। इन्होंने आईसी की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में अपनी एक भविष्यवाणी की है। अगर कुछ कंप्यूटर की ओर बात करते हैं तो एक नैनो कंप्यूटर हो सकता है, जिसमें नैनो ट्यूब का प्रयोग होगा। एक क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा, जो साहब आपका बिजली से साहब आपका चलेगा, बिजली की जगह पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से साहब आपका चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर का आपको मैंने बता दिया कि कंप्यूटर की मेमोरी की जो इकाई होती है वो बिट होती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर की जो मेमोरी की इकाई होगी वो सब आपका क्यूबिट होगी। ये ध्यान रखना, इसकी मेमोरी की इकाई जो है वो सब आपका क्यूबिट होगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और समझना कि ये कुछ 3-4 भाषाएं हैं, इन भाषाओं के जनक ना पेपर में आ जाती है। जैसे एक भाषा आपको ध्यान रखना है कि सी भाषा के जो जनक हैं वो सब आपका डैनियल रिची। सी प्लस प्लस भाषा के जो जनक हैं
वो बेंजामिन स्ट्राउस ट्रैप है। जावा के जो जनक है वो सब आपके जेम्स प्रोसली है। और फोटोन के जो जनक है वो सब आपके जॉन बेकस है। तो फोटोन भाषा के जनक है जॉन बेकस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक, जो हमारे दो टॉपिक थे, और हमने इतनी क्लास में दो टॉपिकों को सब आपका कवर किया है। अब जो अगली जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम जो है अगला चैप्टर ले रहे हैं। वो अगला चैप्टर है बेटा कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना के बारे में हम जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की संरचना से एक सवाल आपका जरूर आना है, निश्चित है, मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बात आपको समझनी कि भाई जो कंप्यूटर है उसके अंदर दो प्रकार की चीजें होती है। एक चीज है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, और दूसरा जो होता है वो सब आपका सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और लंबे समय तक इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। और मानवीय घटना के बाद, मानवीय घटना के अलावा इसको और कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आए और आकर के डंडा मार दे तो बात अलग है, वही टूट ही जाएगा। और अगर डंडा नहीं मारा तो इसको कोई खतरा नहीं होता। हार्डवेयर तीन प्रकार का होता है। एक को साहब आपका इनपुट डिवाइस कहेंगे, दूसरे को आउटपुट डिवाइस कहेंगे, तीसरे को जो है वो साहब आपका स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। पहले मैं हार्डवेयर पढ़ लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर पर आएंगे, मगर सॉफ्टवेयर की परिभाषा देख लो। परिभाषा ये है कि जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श नहीं किया जा सकता, और लंबे समय तक उसको अपडेट करना होता है, वायरस का बहुत बड़ा खतरा होता है, उसे साहब आपका सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बात तो ध्यान रखना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों अगर साथ रहेंगे तो अच्छे से काम हो पाएगा। इसी प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित है। अगर आपके पास हार्डवेयर है तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका हार्डवेयर बेकार है। आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर बेकार है। दोनों का होना साहब आपका जरूरी, तभी कंप्यूटर जो है वो सही से ऑपरेट कर पाता है, सही से फंक्शन कर पाता है। अब सवाल आता है कि साहब आपका कि जो हार्डवेयर है उसका पहला हिस्सा इनपुट डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस है, और तीसरा जो हिस्सा था वो साहब हमारा स्टोरेज डिवाइस था। तो पहले हम इनपुट डिवाइस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस उसे कहा जाता है जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालने के काम आती है, उसे साहब हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो चर्चा होती है कीबोर्ड की, क्योंकि मेन यही है जिसका प्रयोग साहब आपका डाटा को इनबिल्ट करने में करते हैं। कीबोर्ड की खोज जो है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स कीबोर्ड की खोज करते हैं। दुनिया का पहला कीबोर्ड जो है वो टाइप राइटर के रूप में विकसित हुआ था, और इसको क्रिस्टोफर लैथम होल्स ने बनाया था। अब इसीलिए इनको टाइप राइटर का जनक भी कहते हैं। और इस कीबोर्ड के अंदर क्वार्टी कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। टाइपराइटर के अंदर क्वार्टी कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको साहब आपका क्वार्टी होता क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊं। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में समझ लो, बड़ा अच्छा से हमने यहाँ पर चर्चा की है, वो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड आपका जो है वो मुख्य तौर पर साहब आपका दो प्रकार का होता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, और एक साहब आपका स्पेशल पर्पज कीबोर्ड होता है। अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती है। ठीक है, और अगर स्पेशल पर्पज की बात करते हैं तो इसके अंदर की संख्या साहब आपकी अनिश्चित हो सकती है। स्पेशल पर्पज का मतलब आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उसी प्रकार का जो है वो साहब आपका कीबोर्ड उसके अंदर लगा होगा, उसी प्रकार का कीबोर्ड जो है वो आप प्रयोग में लाएंगे। जैसे आप गेम खेलने के लिए कर रहे हैं तो गेमिंग वाला अलग कीबोर्ड होगा, और आप जो है और कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रकार का कीबोर्ड आपका प्रयोग में लाया जाएगा। बात करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, तो 104 की इसके अंदर है। तो इसमें मेन मेन जो की है वो सब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहला हो गया कॉम्बिनेशन की। आप अगर इस क्लास को, आप मेरी क्लास को इसको देख पा रहे हैं तो प्लीज, इससे पहले मैंने आपसे ये नहीं कहा मगर यहाँ पर मैं आपसे जरूर ये बात कहूंगा, वो ये कहूंगा कि भाई आप जो है अपने मोबाइल को 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, या आपके पास साहब आपका कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड को अपने पास रखो, और कीबोर्ड को अपने पास रख करके जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उसको सीधे के सीधे देख सकते हैं, देख पाए। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास अभी जो है पीडीएफ है, इस पीडीएफ में कीबोर्ड की स्क्रीन नहीं लगी हुई, तो
इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मगर आप ना 1 मिनट के लिए कीबोर्ड खोल लेना तो फिर आप बड़े आसानी से इसको समझ लोगे। और वैसे आप सबको पता है, बेसिक सी बातें हैं तो सभी बच्चों को पता ही होता है। देखो भाई, कॉम्बी पहली जो की होती है वो होती है कॉम्बिनेशन की। अच्छा, पहले इन्हें ये बात समझ लो, कॉम्बिनेशन की कहते हैं क्यों? क्योंकि भाई ऐसी की है ये दूसरे की के साथ मिलकर के प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन की के नाम से जाना जाता है। इनका जो अन्य नाम होता है वो होता है मॉडिफाई की। इन्हें इनकी संख्या कीबोर्ड में 2 जगह पर होती है, 2-2 इनकी संख्या है। जैसे पहली कीबोर्ड कॉम्बिनेशन की होगी ऑल्ट, दूसरी होगी शिफ्ट, तीसरी कंट्रोल, चौथी विंडो है। ये सब आपको वहां पर हमारा जो कीबोर्ड है उसमें स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे ये मान लो कि स्पेस बार है, तो ये 4 स्पेस बार के इधर होंगी, 4 जो है स्पेस बार के इधर होंगी, तो ये 2-2 संख्या में सब आपकी होगी। अल्फाबेट की तो सबको पता ही है कि A to Z तक होंगी, 26 की। नंबर की आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर के 10 तक होती है। अच्छा, आप कीबोर्ड अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो एक कीबोर्ड जो है, जैसे कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड के इधर वाले हिस्से में यहाँ पर सब आपके नंबर और डिजिट लिखे होती है। ये जो होता है ये अलग होता है, ये नंबर की नहीं है। ये बताइए इसको ये अलग से एक सब आपका कीबोर्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसका प्रयोग जो है वो मुख्य तौर पर बैंकिंग या अन्य चीजों में कैलकुलेटर के तौर पर किया जाता है। हम जो यहाँ पर अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, वो न्यूमेरिक की यहाँ पर हर नंबर के ऊपर सब आपकी लिखी होती है। हम उस न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं जिसकी संख्या 0 से 9 हो सकती है। नेविगेशन की आपने देखा होगा कि इसमें 4 प्रकार के कर्सर होंगे। अप का होगा, एक डाउन का होगा, एक लेफ्ट का होगा, एक राइट का होगा। तो ये जो है ये कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए, कर्सर का मतलब एक जैसे जहां से आप टाइप कर रहे हैं इस प्रकार से सब आपका ये बना होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से सब आपका बना होगा। अब हम इस कर्सर को लेफ्ट, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट अगर ले कर रहे हो तो इसका लिए प्रयोग हम किसका करते हैं? सब आपका नेविगेशन की का प्रयोग जो है वो हम इसके लिए करते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे इस कंप्यूटर के अंदर 12 की और होती है, जिन्हें सब आपका फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, जो F1 से लेकर के F12 तक सब आपकी होंगी। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनकी का अलग अलग प्रयोग होता है, ये सबसे जरूरी है। फंक्शन की का एक प्रयोग नहीं होता भाई। आप अगर ये सोचो कि F1 का प्रयोग हर जगह एक होगा, तो नहीं भाई। F1 का प्रयोग हर कीबोर्ड में, हर सॉफ्टवेयर में सब आपका अलग अलग हो सकता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 6 की। इन्हें सब आपका आप अपने कंप्यूटर में बड़े स्पष्ट तौर पर देख पाओगे। वो ये जो होती है सब आपकी स्पेशल पर्पज की होती है। जैसे इंसर्ट होता है, होम होता है, पेज अप होता है, डिलीट होता है, एंड होता है, सब आपका पेज डाउन होता है। इंसर्ट की अगर बात करते हैं तो इंसर्ट का मतलब किसी भी फाइल से बाहर निकलने की। होम का प्रयोग जो है वो अगर आप करते हैं तो पेज के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, और एंड का मतलब आप लास्ट में पहुंच जाओगे। पेज अप का मतलब पिछले पेज में, और पेज डाउन का मतलब अगले पेज में जाने के। यहाँ पर एक डिलीट शब्द आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल पर्पज की में ही शामिल होता है। एक शब्द और होता है साहब आपका डिलीट, और एक शब्द और होता है वो होता है बैक स्पेस। डिलीट और एक बैक स्पेस है। तो डिलीट और बैक स्पेस में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपके इस कर्सर के दाईं ओर का मिटाना है इधर का, तो आप प्रयोग करेंगे साहब आपका डिलीट का, और आपको बाईं ओर का मिटाना है तो आप प्रयोग करेंगे बैक स्पेस का। जो एक बड़ी सी की के ऊपर एरो लगा होगा तो वो बैक स्पेस को साहब आपका दर्शाता है। ठीक है, अब इसी कीबोर्ड के अंदर 3 की और होती हैं। वो आपको कीबोर्ड के अंदर, जो हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर इस तरीके से नहीं बनाएंगे। जो हमारा कीबोर्ड है, ये मान लो कि एक कीबोर्ड हो गया, तो इस कीबोर्ड के इस तरफ सब आपके 3 बटन होते हैं, ऊपर की ओर, थोड़ा सा ऊपर की ओर होंगे। इसमें पहला होता है प्रिंट स्क्रीन का, यानी कि आप जो आपके मोबाइल में जो डाटा खुला हुआ है, या आपके मोबाइल में जो पेज खुला हुआ है, उस पेज का जो है वो साहब आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद दूसरा होता है स्क्रोल लॉक का। स्क्रोल लॉक का मतलब जो पेज है हमारा, उस पेज को आप एक जगह पर रोकना चाह रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? स्क्रोल रोल का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई कार्यक्रम हमारा चल रहा है तो उस कार्यक्रम को रोकने के लिए जो है वो हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? पॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मान लो वीडियो चल रही है, तो उस वीडियो को रोकने के लिए जो है वो हम पॉज बटन का साहब आपका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा की होती है, जैसे हमने बैक स्पेस आपको बताया। अच्छा, ये बहुत जरूरी कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जरूरी क्यों है? क्योंकि कैप्स लॉक का प्रयोग करके जो अल्फाबेट है वो साहब आपका कैपिटल अक्षर में लिखा जाना प्रारंभ हो जाता है। कैपिटल अक्षर में इसको हम लिखना शुरू करते हैं। पहले वैसे ही स्मॉल में होता था,
अगर कैप्स लॉक का प्रयोग नहीं किया तो स्मॉल में होगा, और इसका प्रयोग कर दिया तो ये साहब आपका कैपिटल अक्षरों में लिखा जाना प्रारंभ हो जाता है। टैब की बात करते हैं। टैब यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के कोने में बना होता है। टैब टैब का प्रयोग करते हैं तो अधिक स्पेस देने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। स्पेस बार का प्रयोग जो है वो दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए होता है। स्केप बटन का प्रयोग जरूर देखना, यहाँ पर कीबोर्ड का सबसे पहला बटन जो होगा वो स्केप का होगा। इसे स्पेस की कहते हैं और किसी भी प्रोग्राम को रोक करके सीधा होम स्क्रीन पर जाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। एंटर का प्रयोग मतलब आप सबको पता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रवेश करने के लिए करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आपका ये जो कीबोर्ड है इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर 3 लाइट और लगी होती है। इन लाइटों को नेविगेशन लाइट, सॉरी, स्क्रोल लॉक लाइट, नंबर लॉक लाइट और साहब आपका जो इसको कैप्स लॉक लाइट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कैप्स लॉक का बटन दबाया था ना बेटा, यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा भाई कैप्स लॉक का बटन ऑन है और सारे डाटा जो है वो सारे लेटर जो है वो कैपिटल में साहब आपके टाइप होंगे। नंबर लॉक क्या होता है अभी बताऊंगा। स्क्रोल लॉक देख लो, स्क्रोल लॉक मैंने बता दिया, पेज को अप डाउन नहीं कर सकते, एक ही जगह पर पेज जो है वो सब हमारा फिक्स हो जाता है। अब बात कर रहे थे किसकी, नंबर लॉक की। नंबर लॉक को समझ लो पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कीबोर्ड था हमारे, इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर छोटा सा साहब आपका एक नंबरों का फंक्शन होता है। इसे नंबर कीपैड के नाम से जाना जाता है। इस नंबर कीपैड का जो चित्र है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो है वो 17 की होती है। 17 की पूरा देख लो कैसे है। एक है नमलोक, नमलोक का बटन दबा दो तो इधर वाली की काम करेगी। डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, माइनस है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने दे रखी। ये आगे साहब आपके नेविगेशन एरो आ गए, इसका प्रयोग किधर करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रयोग किधर करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी बातें जो है वो इसके अंदर सब आपकी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे जो इनपुट डिवाइस है उस इनपुट डिवाइस में अगली जो इनपुट डिवाइस होती है उसे सब आपका पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जो पॉइंटों को रख करके काम करेगी। जैसे पहला होता है साहब आपका माउस। डगलस एंजल बर्ड ने इसकी खोज की है। सबसे इंपोर्टेंट तो यही कि माउस की खोज किसने की थी, तो माउस की खोज जो है डगलस एंजल बर्ड ने साहब इसकी खोज की है। इसका कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। माउस का बेसिक काम आपने देखा होगा कि माउस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। माउस का मैं चित्र बना करके दिखाऊं तो सबने वैसे देखा ही होगा। कोई ऐसा एक आदि कोई बच्चा होगा जिसने साहब इस माउस को ना देखा हो। ये माउस होता है, इसको कहते हैं साहब आपका राइट की, इसको कहते हैं लेफ्ट की। राइट की और लेफ्ट की का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन है वो फंक्शन साहब आपके, या विभिन्न प्रकार के जो काम है वो काम साहब आपके किए जा सकते हैं। एक और साहब आपको इनपुट डिवाइस ध्यान रखनी है, वो होती है ट्रैक बॉल। अच्छा, ट्रैक बॉल कैसा होता है ये मैं थोड़ा सा बता दूं। ट्रैक बॉल कैसा होता है, ट्रैक बॉल और माउस में एक छोटा सा अंतर होता है। वो छोटा सा अंतर ये है कि भाई कि जो हमारा माउस था उस माउस के अंदर यहाँ पर एक रोल लगा होता है। रोल, रोल का मतलब पहिया लगा होता है। बट ट्रैक बॉल में यहाँ पर साहब आपका एक गेंद लगी होती है। इस गेंद को घुमाते हैं और जैसे ही हम इस गेंद को घुमाते हैं हमारा फाइल जो है वो इधर से उधर हो जाती है और कर्सर जो है इधर से उधर घूम जाता है और उसको साहब हम ट्रैक बॉल जो है वो साहब आपका कह देते हैं। एक इसके अंदर लाइट पेन होता है डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। जैसे हम आपको इस ये जो क्लास दे रहे हैं वो साहब इसमें हम लाइट पेन का ही प्रयोग कर रहे हैं। अगला होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब गेम खेलने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी का गियर होता है इस तरीके का जॉयस्टिक होता है और ये सब आपका कनेक्ट होता है। किसी भी गेम को खेलने के लिए हम बेसिकली इसका ही प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस की बात कर लो। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का मतलब ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके लिए लाइट होना जरूरी है, तो इसे सब आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है OMR। आपको एक बात ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हम OMR को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ओमआर की अगर फुल फॉर्म करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकोनाइजर। कहीं कहीं पे रिकोनाइज शब्द नहीं आएगा तो रीडर शब्द आ सकता है। असल में OMR होता क्या है कि जो आप क्वेश्चन पेपर जो दे के आए हैं उस क्वेश्चन पेपर में आपने जो ओमार सीट थी, एक सीट जो थी वो साहब आपने जमा की थी। जो सीट आपने जमा की है उस सीट को OMR सीट कहा जाता है। मगर हम भारत के लोग थोड़ा सा शॉर्टकट बनाना जानते हैं तो हम इसे ओमार सीट, हम इसे ओमार सीट न कह करके इसको OMR के नाम से साहब हम जानने लगते हैं। इसे हम OMR कह देते हैं मगर वास्तव में ये OMR सीट होती है। इसको चेक करने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे OMR चेकर कहते हैं।
और ये OMR चेकर को शॉर्टकट में हम OMR भी कह सकते हैं। और ये जो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या है बेटा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करते हैं तो OMR को चेक करने के लिए OMR स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। OCR भी एक प्रकार की इसी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मतलब जिसमें बिजली का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप समझो, जैसे आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर की तरह जो है वो इसी तरीके का सब आपका ऑप्टिकल डिवाइस होती है। तो OCR की अगर बात करते हैं तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। वहां पर क्या था OMR में? OMR में देख लो, दोनों में अंतर देखो। उसमें मार्क रिकॉग्नाइजर था और इसमें करेक्टर रिकॉग्नाइजर है। करेक्टर रिकॉग्नाइजर का मतलब जो जैसे OMR में जो थे हम गोलों को चेक करते थे, OCR में गोलों को चेक नहीं करते। इसमें अगर कोई करेक्टर बना होता है तो उसका सब आपका प्रयोग होता है। करेक्टर मतलब कोई लेटर वगैरह बना हुआ है तो उसका प्रयोग जो है सब आपका किया जाता है। ठीक है। अगला ये जो है अगला होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MICR। MICR की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर। आपने अपने घरों में चेक देखे होंगे, नहीं देखे तो देखना एक बार। ऊपर ये नाम वगैरह लिखे होंगे या व्हाइट पट्टी होती है। व्हाइट पट्टी पर कुछ इस प्रकार से लाइन खींची होती है। इस लाइन को स्कैन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? MICR का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला एक और इनपुट डिवाइस है, वो आपको ध्यान रखना, वो स्कैनर होता है। स्कैनर तो सबने देखा ही है। तो ये किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट में सब आपका कन्वर्ट करने के काम आता है। स्कैनर के कुछ प्रकार होते हैं, प्रकार आप देख लेना थोड़ा सा। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट होता है वो होता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो है इसमें किसी भी व्यक्ति की छवि यानी कि फोटो को स्कैन करने के लिए हम करते हैं। ठीक है। स्कैनर थोड़ा सा इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगली बात समझना कि BCR क्या, सॉरी, हाँ, BCR क्या होता है? ये होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का मतलब, जैसे आप किसी मॉल में गए तो वहां पर आपने कोई वस्तु थी, उस वस्तु का साहब आपको पेमेंट करना था, तो आप कहेंगे कि भाई बारकोड है क्या? तो वो आपको बारकोड दिखाएगा। तो बारकोड जो होता है, उस बारकोड के अंदर आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर साहब आपकी 13 डिजिट होती है। 13 डिजिट के बेसिकली 13 लाइन होती है। इस तरीके का बारकोड आपको दिखाई देगा, या 13 लाइन खींची होंगी। जैसे आपकी अगर स्कूल मेट की किताबें हैं तो स्कूल मेट की किताब में आप देखना पीछे इस तरीके से सब आपकी लाइन खींची होती है। इस बारकोड का जो काम है मुख्य तौर पर किसी भी वस्तु के मूल्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑडियो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें साहब आपका माइक्रोफोन है। और वीडियो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो वेबकैम हो सकता है, कैमरा हो सकता है। ये वीडियो जो है वो साहब आपका हमारे कंप्यूटर के अंदर डाल सकती है। एक और हमारी इनपुट डिवाइस होती है, इसे CCTV कहते हैं। CCTV की फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कहा जाता है CCTV को। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए एक DVR का भी प्रयोग होता है। DVR एक तरीके से मेमोरी का प्रयोग काम करता है। अगर DVR नहीं होगा तो जो है डाटा जो है वो आपका CCTV कैमरे का स्टोरेज नहीं होगा, और वो एक तरीके से खोखला कैमरा होगा। बस आप केवल उसकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। डाटा स्टोर करना है तो आप DVR का प्रयोग जरूर करें। DVR की फुल फॉर्म में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। आउटपुट डिवाइस पर आते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि भैया आपने जो इनपुट दी उसका डाटा आपको मिल रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस होगा। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला साहब आपका सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, दूसरा हार्ड कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होगा कि जिसको हम जो है डिजिटल फॉर्म में साहब आपका प्राप्त कर सकते हो, हार्ड तौर पर नहीं प्राप्त कर सकते हो। हार्ड का मतलब उसे हम छू नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, तो वो हार्ड कॉपी डिवाइस के अंतर्गत आता है। जैसे सॉफ्ट कॉपी डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंतर्गत जो है ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट आते हैं। जो हार्ड सॉरी है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया डिजिटल। ऑडियो आउटपुट की बात करते हैं तो स्पीकर, एयरफोन, हेडफोन जो है वो हो गया। इसको हम छू नहीं सकते ना, सुन सकते हैं बस। एक बात तो ध्यान रखना, वीडियो में सब आपका मॉनिटर आता है, प्रोजेक्टर आता है। हार्ड कॉपी में भैया किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर करते हैं, फैक्स मशीन का करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। इसमें प्रिंटर जो है वो UKSS का बड़ा फेवरेट सवाल है। थोड़ा सा अंतर देख लो। हार्ड कॉपी जो है वो सॉफ्टवेयर में
सुरक्षित रहती है, और ये जो है कागज के रूप में सुरक्षित रहती है, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर के तौर पर है, और हार्ड कॉपी जो है वो साहब आपका कागज के रूप में सुरक्षित होगी। कुछ आउटपुट डिवाइस की ओर बात कर लो, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो मॉनिटर साहब आपका एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका कार्य जो है सूचनाओं को स्कैन करने पर या सूचनाओं को स्कैन करने पर साहब आपका प्रदर्शित करेगा। यानी कि जो सूचना है उनको जो प्रदर्शित करते हैं, उसे प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साहब आपका, वो प्रयोग करते हैं मॉनिटर का। ध्यान रखना, मॉनिटर का साहब आपका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, पिक्सल डॉट आपको ध्यान रखना है कि भाई पिक्सल डॉट जो है वो क्या होता है। पिक्सल डॉट होता है बेटा कि प्रत्येक स्क्रीन पर कुछ चमकीले धब्बे होते हैं। जैसे आपने टीवी देखा होगा कि टीवी के अंदर आपने देखा होगा कि सफेद और काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। जब टीवी के अंदर डिश ना आ रही हो तो सफेद और काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। तो सफेद और काले रंग के जिन धब्बों को साहब हम जिन धब्बों को हम देखते हैं, वही धब्बे साहब आपके पिक्सल कहलाते हैं। ठीक है, पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल यानी कि धब्बे जितने पास होंगे चित्र उतना स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये जो 36 यानी कि इस तरीके से जो पिक्सल बने और ऊपर जो पिक्सल बने, इनका जो गुणनफल होता है, इसी गुणनफल को रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। जितना अधिक रेजुलेशन होगा पिक्चर उतनी ज्यादा साफ होगी, जितना ज्यादा इनका गुणनफल होगा पिक्चर उतनी अच्छी साफ होती है। अगली बात करते हैं रिफ्रेश रेट की। तो रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होगा, ये होता है कि प्रति सेकेंड फोटो में होने वाला जो बदलाव है, उस बदलाव को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। इसका मात्रक साहब आपका हर्ट्ज होगा। रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा, क्वालिटी जो है वो उतनी ही साहब आपकी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, मॉनिटर की क्वालिटी को बेटा किस में नापते हैं, तो आपको ध्यान रखना पीपीआई या डीपीआई में जो है वो मॉनिटर की क्वालिटी को साहब आपका मापा जाता है। पीपीआई की फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच, और डीपीआई की फुल फॉर्म होती है साहब आपका डॉट पर इंच। मॉनिटर का वर्गीकरण भी थोड़ा सा आप देख लो। आपने वैसे कुछ मॉनिटर आपने देखे होंगे। मॉनिटर का मतलब हमारे घरों में जो टीवी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो साहब आपका मॉनिटर के अंतर्गत आते हैं। मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर को जो है वो मुख्य तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक रंगों के आधार पर बांट सकते हैं और एक आकार के आधार पर बांट सकते हैं। रंगों के आधार की मैं बात करूंगा तो भैया ये पहला जो शुरू में मॉनिटर चलता था उसे कहते थे मोनोक्रोम। फिर आया साहब आपका ग्रे स्केल मॉनिटर आ गया। फिर जो है वो साहब आपका कलर मॉनिटर आ जाता है। ठीक है। आकार के आधार पर इसको सीआरटी, एलसीडी, एलईडी या टीएफटी के नाम से साहब आपका जाना जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो हमारा मॉनिटर है, इस मॉनिटर में जो रंगों के आधार पर हमने इसका विभाजन किया है, और रंगों के आधार पर विभाजन करने पर जो मोनोक्रोम होता था वो केवल ब्लैक एंड वाइट को ही प्रदर्शित करता था। ग्रे स्केल जो था वो काला और सफ़ेद दोनों को मिलाकर के जो रंग बनता था उसको प्रदर्शित करता था। कलर मॉनिटर जो है वो साहब आपका प्राइमरी रंगों को मिला करके कलरफुल स्क्रीन जो है, कलरफुल डाटा जो है वो साहब हमें प्रदर्शित करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सीआरटी, एलसीडी, एलईडी तथा टीएफटी इनकी फुल फॉर्म पेपर में आती है। सीआरटी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म में कैथोड रेज ट्यूब। आकार में जितने बड़े उतनी अधिक बिजली की खपत करने वाले मॉनिटर होते हैं। एलसीडी की बात करेंगे तो एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसमें मॉनिटर को दो परतों के बीच में मॉनिटर के दो परतों के बीच में जो है यहाँ पर साहब आपका लिक्विड भरा होता है, और जिस कारण से ये आकार में पतला और बिजली की खपत जो है वो साहब आपकी कम होती है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन में इन्हीं एलसीडी का साहब आपका प्रयोग हो रहा है। आजकल जो नया आया वो साहब आपका एलईडी है। ज़्यादातर एलईडी का प्रयोग हो रहा है। इसका आकार थोड़ा सा और पतला होता है। आकार पतला होगा तो वजन हल्का होगा और कीमत थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी। रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट इसका थोड़ा अधिक होगा तो पिक्चर क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। टीएफटी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म में साहब आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो मॉनिटर है वो साहब आपका टीएफटी है। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वही साहब आपके टीएफटी की ही होती है। प्रिंटर की बात करते हैं तो बेटा प्रिंटर सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रिंटर मैंने आपसे बताया ना, प्रिंटर अक्सर पेपर में साहब आपका पूछा जा रहा है। तो प्रिंटर की अगर आप लोग बात करेंगे तो प्रिंटर भैया है क्या, थोड़ा सा इसको जान लो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंटर है वो मुख्य तौर पर साहब आपका दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कैसे बांटते हैं, पहला बांटते हैं प्रिंट की क्षमता के आधार पर कि वो कितना डाटा प्रिंट कर पा रहा है। दूसरा बांटते हैं साहब आपका प्रिंट करने के तरीके के आधार पर।
प्रिंटर की क्षमता के आधार पर बांटें तो पहला करेक्टर प्रिंटर है, यानी कि एक एक करेक्टर को जो प्रिंट करके डाटा देगा वो करेक्टर प्रिंटर होगा। लाइनर प्रिंटर का मतलब एक एक लाइन जो है उस लाइन को साहब आपका प्रिंट करके डाटा देगा। पेज प्रिंटर का मतलब एक साथ पूरा पेज निकाल करके दे देता है। जैसे आप लोग थोड़ा सा बैंक की अगर गए हो तो बैंक के अंदर आपने अगर अपनी फ़ाइल अपडेट की हो या कोई फाइल वाला बैंक में आपने देखा हो कि वो पूरा महीने का जो डाटा है वो डाटा निकालना होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक एक करेक्टर जो है वो टाइप हो रहा है, तब जा कर के उसका प्रिंट बाहर निकल रहा है। लाइन का मतलब एक पूरी लाइन को टाइप किया, फिर अगली लाइन पर पहुँचे, फिर पूरी लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, तो ये लाइन प्रिंटर हो गया। पूरा पेज एक साथ निकल के आ गया तो वो साहब आपका पेज प्रिंटर हो गया। अब इम्पोर्टेंट है साहब आपका प्रिंट करने के तरीके के आधार पर ये दो प्रकार का, एक को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, दूसरे को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो जो प्रिंट करने का तरीका था उसके आधार पर हमने प्रिंटर को दो भागों में साहब आपका बांटा था। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है साहब आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जिसमें एक हैमर का प्रयोग किया जाता है, एक हथौड़े का हम प्रयोग करते हैं, उसे साहब हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें हम हथौड़े का प्रयोग नहीं करते उसे साहब आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। प्रिंटर जो है बेटा एक प्रकार का, आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार की जो टाइपिंग मशीन है वो साहब आपका टाइपिंग मशीन भी एक प्रकार के प्रिंटर में आती है। जिसमें हम हथौड़े का प्रयोग कर रहे हैं वो इम्पैक्ट था, और जिसमें हथौड़े का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो क्या था साहब आपका नॉन इम्पैक्ट साहब आपका प्रिंटर हुआ करता था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा डीप जाकर के इसके बारे में बताता हूँ। तो इसके अलावा अच्छा पहले एक बात वो देख लो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आ रहे थे। तो साहब आपका एक लेजर प्रिंटर आ रहा था, एक इंकजेट प्रिंटर आ रहा था, थर्मल प्रिंटर आ रहा है, और डाइस सप्लीमेंशन प्रिंटर भी जो है वो इसके अंतर्गत साहब आपका आ रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए एक एक करके हम प्रिंटर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना कि वह है आउटपुट मशीन जो डिजिटल डाटा को हार्ड कॉपी में साहब आपका कन्वर्ट करेगी और हार्ड कॉपी के रूप में बदल देती है। इसका एक अन्य नाम प्रिंटिंग मशीन भी है। दुनिया का जो पहला प्रिंटर था वो साहब आपका जोहासन सॉरी हम क्या बोलेंगे जोहानासान गुटनबर्ग के द्वारा साहब आपका तैयार किया गया था। प्रिंटर की क्वालिटी को साहब आपका पीपीएम में मापा जाता है, यानी कि प्रिंट पर मिनट जो है इसमें साहब हम नापते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात तो ध्यान रखना है कि क्षमता के आधार पर जो प्रिंटर है वो तीन प्रकार के थे, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको बताया कि भाई टाइपराइटर की तरह इसका प्रयोग होता है, और ये जो पेपर है ये इंक और रिबन का प्रयोग करते हैं इसमें, और इसमें हथौड़े जैसी एक स्टिक लगी होती है और ये स्टिक पर लेटर छपे होते हैं, और जो हमें लेटर आपको टाइप करना है उसे साहब हम दबाएंगे और हथौड़ा जा करके एक पेपर पर साहब आपका जो है इम्पैक्ट करेगा और हमारा जो डाटा है वो डाटा साहब आपका निकल करके सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात तो ध्यान रखना ना, इसमें शोर अधिक होता है, क्वालिटी जो है इसकी थोड़ी सी सामान्य होती है। जैसे इसका एक उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें हम हथौड़े का ही साहब आपका प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है प्रिंटर जो है प्रिंटर जो है वो हार्ड तो इसमें प्रिंट हेड होता है जिस पर साहब छपाई का कार्य साहब आपका किया जाएगा, और उसके दाएं से बाएं जो है वो साहब हम घुमाते रहते हैं। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि मैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बता दूं, तो इस तरीके से एक साहब आपका यहाँ पर एक लीवर लगा होता है, एक हेड होता है, यहाँ पर कुछ साहब आपके कीज होते हैं, कीज इस पर पड़ते हैं और डाटा हमारा जो है साहब आपका पेपर में प्रिंट होने लगता है। इसको लेफ्ट राइट करके हम इस हेड को जो है इसको हम हेड कहते हैं, और इसे जो है हम लेफ्ट राइट करके इधर उधर हम ले जा सकते हैं। अच्छा, एक बार आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक बार में जो है कई प्रतियां जो है वो साहब आपकी टाइप हो जाती है। ठीक है, गुणवत्ता की अगर बात करते हैं तो इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो साहब आपका गुणवत्ता में थोड़ा सा कम होता है। ड्रम प्रिंटर की और इसमें एक छोटा सा अंतर है। वो छोटा सा अंतर ये है कि भाई कि जो ड्रम प्रिंटर है उसमें हेड की जगह पर एक हम सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, एक सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें सिलेंडर होता है, सिलेंडर से टकरा करके डाटा जो है वो साहब आपका टाइप होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। थर्मल प्रिंटर जो होता है वो कागज का रोल का इसमें प्रयोग किया जाता है।
और एक बात और ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें सिलेंडर में बार बार जो है वो साहब हमें इंक भरनी पड़ती है, बार बार हम इसके अंदर इंक भरते हैं, तब जाकर के साहब हम इसका प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना कि लेजर प्रिंटर है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। महंगा क्या होता है, सबसे महंगा यही होता है। और इसमें लेजर बीम का प्रयोग करते हैं किसी भी डाटा को प्रिंट करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, लेजर बीम का हम प्रयोग करते हैं। सबसे महंगा प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिसमें डाटा को जो है, डाटा को हम छापेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक नंबर 5 होगा, ये टॉपिक नंबर 5 है, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए बेटा, इसके अंतर्गत जो है सिस्टम यूनिट का मतलब जो हमारे कंप्यूटर यानी कि सिस्टम के लिए जरूरी, इसमें मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, इन सभी कंप्यूटर पार्ट्स पर सब आपकी चर्चा होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो एक कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने के काम में लाया जाता है। इसके मुख्यतः साहब आपके 3 काम होते हैं कंट्रोल यूनिट के। पहला काम जो कंट्रोल यूनिट का है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट का पहला काम है कोऑर्डिनेट करना, यानी कि समन्वय बनाना। तो ये बाकी जो फंक्शन होते हैं उनके साथ साहब आपका समन्वय बनाता है। दूसरा होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना। तीसरा क्या होता है साहब आपका सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब क्या होगा, देखभाल करना। तो ये इनपुट को जो है एएलयू या मेमोरी के साथ भेज करके आउटपुट के रूप में सब आपका प्रदर्शित करता है। जो मतलब सारा हमारा डाटा था, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर हमारा सीपीयू है, यहाँ पर साहब हमारा इनपुट डिवाइस है और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस ने जो डाटा दिया वो सीपीयू के पास पहुंचेगा, और सीपीयू के पास जो डाटा पहुंचेगा उस डाटा को जो है वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगी, और जहां जहां इसको डाटा भेजना है वहां पर साहब इसको भेज करके जो है आउटपुट हमारा प्राप्त करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब ये जैसे सपोज करो कि हमने एक इनपुट दे दी, हमारा ये सीपीयू है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर हमने एक डाटा दिया, तो ये इनपुट जो है, इनपुट डिवाइस कंट्रोल यूनिट से बड़ी लगी हुई होगी। अगर कोई डाटा हमारा सर्च करने वाला तो वो मेमोरी में जाएगा, कोई मैथमेटिकल वाला फंक्शन है तो वो सब आपका एएलयू में जाएगा, और जो भी डाटा होगा निकल करके वो हमारा आउटपुट डिवाइस में सब आपका शो कर जाएगा, या आउटपुट डिवाइस में आपका दिखाई दे जाएगा। अगर बात करते हैं एएलयू की, तो एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको नाम से पता कर पा रहे होंगे। इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करना एएलयू का काम होता है। ये एएलयू 2 भागों में बटा होता है, एक को एयू कहते हैं, एक को एलयू कहते हैं। एयू का मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट, और एल का मतलब होता है सब आपका लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का मतलब प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई, ये सब एयू का हिस्सा है। और जो ये आपके लॉजिक हो गए, जहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम राम से बड़ा है, तो इस तरीके के लॉजिक जो है वो सब आपके लॉजिक यूनिट में काम करते हैं, या लॉजिक यूनिट इनको कंट्रोल करता है। अगला हम बात कर देंगे सीपीयू की। तो मैंने आपको बताया सीपीयू के अंदर मुख्य तौर पर 3 हिस्से होते हैं, एक एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एक सब आपका मेमोरी होता है। ऊपर एएलयू के ऊपर हमने थोड़ी सी बात कर ली, अब हम चर्चा करते हैं मेमोरी के ऊपर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर एक इस तरीके की सब आपकी प्लेट होगी। ये जो प्लेट होगी, इस प्लेट के अंदर कई सारी सब आपकी कीज, कई प्रकार की आईसी लगी होंगी, इसके अंदर कई प्रकार की आईसी लगी होंगी। आईसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर फिट होंगे। कई सारे काम जो है वो साहब आपके इस मदरबोर्ड के अंदर कई प्रकार के जो पार्ट्स हैं वो साहब आपके इनबिल्ड होते हैं। तो ये जो प्लेट नुमा आकृति है, इसी प्लेट नुमा आकृति को हम क्या कहते हैं बेटा, इसे मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सीपीयू है या मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर कुछ रैम और रोम के अलावा भी कुछ छोटी छोटी मेमोरी इसके अंदर सब आपकी फिट होती है। अभी जो मेमोरी होती है ना, ये मेमोरी हमारे हमारे जो कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे एक मेमोरी होती है जिसको सीमोस कहा जाता है। सीमोस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेविंग कंडक्टर। अब ये सीमोस क्या होता है, सीमोस को मैं आपको बता देता हूँ। सीमोस का मतलब होता है कि भाई हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारी इस डेली दुनिया में कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो डाटा अपने आप बदलते रहते हैं। जैसे दिन हो गया, आज अगर सोमवार है तो अगले दिन को मंगलवार होगा, ठीक है। आज अगर मान लो कि 2 तारीख है तो कल को 3 तारीख होगी, ठीक है। तो ये 3 तारीख आपकी होगी। अगर अभी मान लो कि साल का आखिरी दिन चल रहा है, 2025 है, तो अगला दिन जो होगा साल के अगले
आखिरी दिन के अगला दिन 2026 होगा और हमारा कैलेंडर जो है वो अपने आप साहब आपका चेंज हो जाएगा। तो इसे कोई करता नहीं है, मगर ये अपने आप ही साहब आपका चेंज हो जाता है। तो ये जो डाटा साहब आपका चेंज होने वाला है, वो चेंज होने वाला डाटा जिस मेमोरी का हिस्सा होता है उसे साहब आपका सीमोस कहा जाता है या CMOS कहते हैं। आपके पास अगर कुछ कुछ के पास कुछ पुराने फोन हो तो 1990 और 2000 के दौर में जो फोन आते थे उन फोनों में क्या होता था, उन फोनों के अंदर जब भी हम फोन को स्विच ऑन करते थे तो उस फोन के अंदर जो है वो हमें दोबारा से डेट और टाइम को सेट करना पड़ता था। मगर आज के फोन में नहीं करते, क्योंकि आज के फोन में सीमोस नाम की जो मेमोरी है वो साहब आपका इनबिल्ड होकर के आती है और ये सब कुछ साहब आपका कंट्रोल कर लेती है, अपने आप ही डेट टाइम वगैरह को बदल देती है। जैसे ये सूचनाएं ये बदलना जरूरी होता है। सीमोस के अंदर एक लिथियम की बैटरी होती है, लिथियम है ये, एक लिथियम की बैटरी लगी होती है जिस कारण से इसका डाटा जो है वो बैटरी कभी जाती नहीं और डाटा हमेशा काम करता रहता है। एक और होता है साहब आपका जिसको बायोस कहते हैं, BIOS। BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर हमारी बैटरी खत्म हो गई और कंप्यूटर साहब आपका स्विच ऑफ हो गया, या हमारा जो कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा था तो हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया और दोबारा से उसको ऑन कर दिया। दोबारा ऑन करने के लिए हमें कोई प्रोग्राम नहीं डालना पड़ता, ये प्रोग्राम अपने आप ही कंपनी निर्माता डाल करके देती है। जो कंपनी निर्माता इस प्रोग्राम को डाल करके जिस मेमोरी में देती है उस मेमोरी को साहब आपका बायोस के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी निर्माताओं के द्वारा साहब आपका डाला जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये CPU का हिस्सा है और रैम के साथ जो है मदरबोर्ड में साहब आपका स्थापित किया जाता है। एक बात तो ध्यान रखना कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए जो प्रोग्राम डाला होता है उसको ही, वो जो प्रोग्राम जहाँ पर डाला होता है उसको बायोस कहते हैं। ठीक है। रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी है, ये छोटी मेमोरी होती है। एक मेमोरी और होती है बेटा जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। ये जो कैश मेमोरी है असल में जो हमारा रैम है और जो हमारा आउटपुट डिवाइस है या रैम जो है और जो हमारा CPU है, इस CPU और रैम के बीच में जो कनेक्टिंग मेमोरी होती है उसी को कैश मेमोरी कहते हैं। सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है। अब हम उसी मेमोरी पर पहुंचेंगे, उससे पहले मेमोरी का एक बेसिक सा हल्का सा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देख लो। मेमोरी को मैंने आपको बताया कि भाई मेमोरी दो प्रकार की, एक को साहब आपका प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, दूसरी वाली को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिस मेमोरी का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होती है और साहब आपका कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती है, इसमें मेन मेन डाटा साहब आपका सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, एक साहब आपका नॉन वोलेटाइल, दूसरा आपका वोलेटाइल मेमोरी होगा। कैश मेमोरी भी जो है वो साहब आपका प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा होता है। अब नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा। पहले सेकेंडरी मेमोरी देख लें तो सेकेंडरी मेमोरी तो साहब आपकी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे एक मेमोरी का हिस्सा हो गया साहब आपका मैग्नेटिक टेप, एक मैग्नेटिक टेप को भी हम कहते हैं। जैसे साहब आपका मैग्नेटिक टेप हो गया, साहब आपका मैग्नेटिक टेप हो गया। एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है जिसके अंदर हम सीधा प्रवेश कर सकते हैं, तो सीधा प्रवेश जिसके अंदर कर सकते हैं उसमें से साहब आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है जिसे फ्लोपी हार्ड डिस्क कहते हैं। और फिर साहब आपका कुछ ऑप्टिकल डिस्क होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है। इन पर एक एक करके जो है हम साहब आपका आगे जो है थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आगे अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताना है कि भाई प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी। मेमोरी जो सीधे CPU में साहब आपकी जुड़ी होंगी उन्हें साहब आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी भंडारण क्षमता कम होती है परंतु इनकी गति जो है वो स्पीड साहब आपकी काफी तेज होती है। एक बात तो ध्यान रखना कि ये मेमोरी जो है कई छोटे छोटे भागों में बटी होती है। जो मेमोरी के छोटे छोटे भाग होते हैं इनको सेलियर लोकेशन के नाम से साहब आपका जाना जाता है। लोकेशन की बात करते हैं तो इसमें एक निश्चित बिट का डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है और जो मेमोरी की क्षमता को दर्शाता है कि ये दर्शाता है कि भाई ये जो मेमोरी है इसकी कितनी लेंथ हो सकती है। 8, 32, 16 के बराबर साहब आपका बिट लेंथ हो सकती है। बिट लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी देरी से डाटा ट्रांसफर होगा, मतलब स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? ऐसी मेमोरी, एक बात ध्यान रखना कि बड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो ना जाए, ना जाए, इधर उधर ना भागे भैया, नॉन है, नहीं लग गया।
जो इधर उधर नहीं भाग रहा है इसका मतलब क्या है, वो सब आपका स्थायी, अर्थात जिसमें बिजली जाने पर भी सूचनाएं नष्ट नहीं होती, वो सब आपका नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम कभी भी डिलीट नहीं होता, तो वो नॉन वोलेटाइल का हिस्सा है। जैसे सीमोस हो गया, बायोमोस हो गया। जैसे मान लो कि आपका देखो बेटा एक मोबाइल है, मान लो मोबाइल की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर को थोड़ा छोड़ो, मोबाइल तो सब जानते ही। अब ये जो हमारा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आपने एक बात देखी होगी कि आपके मोबाइल के अंदर आपने जो फाइल ओपन कर रखी, वो इस प्रकार के 3 बटन को दबा करके वो फाइल के जितनी भी फाइल आपने ओपन कर रखी है वो सारी खुल जाती है। अगर आपका जो डाटा है, वो डाटा जो आपका सेव होता है वो एक अलग मेमोरी में सेव होता है। सपोज करिए कि आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे फोटोज पड़े हैं, तो फोटोज आपके जहां पर सेव है वो सब आपकी जो मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी है। और जो आप फोटो ओपन कर रहे हैं जहां पर, तो वो फोटो जहां पर ओपन हो रहे हैं वो जो है वो सब आपका क्या है, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है। अगर बात करते हैं साहब आपका वोलेटाइल मेमोरी की, तो अस्थायी मेमोरी अगर बिजली चली गई तो डाटा जो है वो इसका अपने आप जो है स्थायी तौर पर साहब आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो आपकी मुख्य तौर पर 4 प्रकार की होती है। एक को रैम कहते हैं, दूसरे को पी रैम कहते हैं, तीसरे को डबल ईपी रैम कहते हैं और डबल चौथे को डबल ईपी रोम कहते हैं। एक को पी रोम और एक को ईपी रोम कहते हैं। बेटा रोम की एक विशेषता रैंडम रीड ओनली मेमोरी, इसे केवल पढ़ सकते हैं, इसके अंदर डाटा जो है वो हम साहब एडिट नहीं कर सकते, डाटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जो डाटा एक बार डल के आ गया केवल हम उसको पढ़ सकते हैं। मगर अब बढ़ते बदलते समय में थोड़ा सा एडवांस जब जमाना आया, तो एडवांस जमाने के अंदर एक नई प्रकार की रोम को विकसित किया गया। जो नई प्रकार की रोम विकसित हुई उसको साहब आपका पी रोम कहा गया और इसको नाम दिया गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इस मेमोरी का हम जो है, इस मेमोरी में हम एक बार प्रोग्राम कर सकते थे, एक बार जो डाटा है वो इसके अंदर हम इनबिल्ट कर सकते थे। फिर अब समस्या है कि भाई डाटा जो आपने डाला इसको डिलीट भी करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसको डिलीट भी कर सकते थे, आवश्यकता पड़ने पर साहब इसको डिलीट भी कर सकते थे। और डिलीट करने के लिए जो इसमें फंक्शन ऐड किया गया उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब क्या है कि साहब इसको हम एक बार डिलीट कर सकते हैं, मगर समस्या ये थी कि इसको डिलीट करने के लिए जो है वो साहब यूवी रेस का प्रयोग होता था, जिससे कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा होता था। अब कैंसर का खतरा जो है थोड़ा सा खतरनाक है, तो इसलिए यूवी रेस का प्रयोग होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है वो बंद होने लगा। उसके बाद एक नई प्रकार की रोम को विकसित किया गया जिसे डबल ईपी रोम कहा गया, और ये कहा गया कि डाटा इसके अंदर हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इस डाटा को हटा भी सकते हैं। मगर डाटा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वो डाटा को हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे बेटा बिजली का। तो इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, लगातार इसका प्रयोग बढ़ रहा है। फ्लैश मेमोरी, ध्यान रखना, फ्लैश मेमोरी जो है वो ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा जो है वो बिजली का प्रयोग करके ही हटाया जा सकता है, वो फ्लैश मेमोरी होता है। जैसे फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो डबल ईपी रोम जो है वो फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, और रैम भी जो है फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। यानी कि जिसका डाटा बिजली के साथ ही हटा सकते हैं, गायब हो सकता है या खत्म हो सकता है, वो फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, इस मोबाइल और कैमरे की सहायता से हमने जो फोटो लिए हैं वो आवश्यकता पड़ने पर हम उसको हटा सकते हैं। अगर फोन में आपके बैटरी है तभी आप उस डाटा को हटा पाएंगे या उस फोटो को हटा पाएंगे, और अगर मेमोरी नहीं है तो फिर आप उसको नहीं हटा सकते। ध्यान रखना, इसमें हम बिजली का प्रयोग जो है वो साहब आपका कर रहे हैं। बफर जोन आपको ध्यान रखना है। बफर जोन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आप जो है आप एक डाटा जो है साहब आपका प्रिंट कर रहे थे, तो प्रिंटर से आपने अपने इनपुट डिवाइस से कमांड तो दे दी कि भी डाटा को प्रिंट किया जाए, मगर जो है वो प्रिंट एकदम से नहीं हो पाता। या आपने एक काम करा कि भाई 3-4 जो है 3-4 कमांड एक साथ अपने दे दी, तो 3-4 कमांड दे दी तो भाई कमांड तो एक एक करके निकलेगी। जब एक एक करके साहब आपका ये निकलेगी तो पीछे की जो 3 कमांड थी वो एक जगह पर रुक जाएंगी। एक जगह पर साहब आपकी ये कमांड रुकेंगी, तो ये जो कमांड जहां पे रुक रही हैं उसे साहब आपका बफर जोन के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र बफर जोन के नाम से जाना जाएगा। कैश मेमोरी आपको देखना है। मैंने आपको बताया कि कैश मेमोरी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच में मीडिएटर का काम करती है, या जो डाटा है हमारा सीपीयू से निकल करके
रैम में पहुंचने से पहले जहां पर साहब आपका सेव होगा वो कैश मेमोरी है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना कि रैम और रोम में बेसिक बात मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक अंतर बता देता हूँ। अंतर क्या है? अंतर बेटा सिंपल सा ये है कि भाई आपके मोबाइल में जितना भी डाटा स्टोर है वो सारा का सारा डाटा स्टोर है रोम में, और आप जो उस डाटा को ओपन कर रहे हैं, ओपन करके जो उस पर काम कर रहे हैं, तो वो जितना भी काम हो रहा है वो काम हो रहा है रैम में। आपके मोबाइल के अंदर कोई गेम पड़ा है तो वो गेम जो पड़ा है वो गेम स्टोर है साहब आपका रोम में, और आप उस गेम को खेल रहे हैं तो वो गेम कहां पर खेला जा रहा है? रैम में उस गेम को खेल रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाई मेरा फोन जो हैंग हो रहा है। हैंग क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में रैम जो है वो थोड़ी सी कम है, अर्थात उस गेम को ओपन करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, उतनी जगह नहीं मिल पा रही। जगह ना मिलने के कारण से हमारा फोन जो है वो हैंग करने लगता है, या कंप्यूटर साहब आपका हैंग कर जाता है। सॉरी बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा बीच में फाइल भूल गया। अच्छा ठीक है, आगे आओ। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, बात करते हैं रैम की। तो रैम बेटा, रैम को अस्थायी मेमोरी कहेंगे, अर्थात ये वोलेटाइल मेमोरी है। डाटा बिजली नहीं है तो डाटा भी नहीं है। इसे साहब आपका दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। तो दो भाग कौन कौन से? एक को डायनेमिक कहते हैं और एक को स्टैटिक कहते हैं। यानी कि जहां पर कैपेसिटर का प्रयोग होता है वो डायनेमिक है, और जहां पर फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है वो स्टैटिक है। अच्छा, डायनेमिक वो है जिसमें बार बार डाटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास जो मोबाइल है, इस मोबाइल में आप एक बात देखेंगे कि आप मान लो कि एप्पल का प्रयोग कर रहे हैं और आपके मोबाइल में सही से डाटा आ रहा है, तो आपके फोन में जो वीडियो है वो वीडियो लगातार चलती रहेगी। अगर अगर कोई आपके पास पुराना फोन है, चाइनीज फोन हो, तो उस पुराने फोन में जो डाटा है, वो फाइल है या वीडियो है, वो लगातार नहीं चलती, बार बार बीच बीच में पहिया घूमता रहता है। तो आप उसको क्या करेंगे? बार बार अप डाउन करेंगे ताकि वो रिफ्रेश हो सके और आपका जो डाटा है वो सही से काम कर सके और आपकी जो फाइल है वो सही से ओपन हो सके। वो इसलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर जो है बेटा कैपेसिटी, उसके अंदर डायनेमिक रैम का प्रयोग हो रहा था। अब जो आजकल प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो स्टैटिक रैम का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसकी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बनी होती है। इन्हें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर डायनेमिक की बात करेंगे तो इसकी स्पीड कम है, और जो स्टैटिक है इसकी स्पीड जो होती है वो सब आपकी ज्यादा होती है। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप जो है ना, एक प्रकार का डिजिटल मेमोरी सर्किट है, जो केवल एक बिट के डाटा को जो है वो सब आपका स्टोर कर सकता है। यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी वो देख लो। वे मेमोरी जो सीपीयू का हिस्सा नहीं होती, इनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इनका साहब आपका प्रयोग किया जाता है। जरूरत पड़ेगी तो प्रयोग करेंगे, जरूरत नहीं है तो इनका प्रयोग साहब आपका नहीं करते। इनकी क्षमता है सीमित हो सकती है, अनलिमिटेड इनकी क्षमता है। जितना चाहो उतना उतनी क्षमता का साहब आप सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग कर सकते हैं। डाटा बैकअप के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब ये दो तीन और तीन मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है। एक सिक्वेंसली होती है, जिसमें डाटा जो है ना पहले यहाँ भरा जाएगा, फिर यहाँ भरा जाएगा, फिर यहाँ, तो ये सिक्वेंसली मेमोरी के अंतर्गत आती है। ये थोड़ा सा आपको इतना हल्का सा ध्यान रखना है। तो ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। एक बात तो ध्यान रखना कि ये सीडी होती है और ये सब आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है। सीडी और मैग्नेटिक डिस्क में थोड़ा सा अंतर होता है। सीडी जो होती है वो सीडी में इस प्रकार से साहब आपका एक सर्किल बने होते हैं, जिन सर्किल को साहब आपका ट्रैक कहते हैं। ठीक है, और इनके जो विभाजन होते हैं उनको सेक्टर कहते हैं। मगर इस मैग्नेटिक डिस्क में जो डाटा होता है वो साहब आपका एक सीक्वेंस में नहीं जुड़ा होता, सिंपल जो है एक सर्किल में साहब आपका बना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनपुट डिवाइस में आपको हल्का सा ध्यान रखना है। अच्छा, ऑप्टिकल डिस्क आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सीडी की बात चल रही है। ऑप्टिकल डिस्क में आपको ध्यान रखना है कि ये पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। ये प्लास्टिक की एक गोल्ड डिस्क होती है जो पॉलीकार्बोनेट से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से निर्मित प्लास्टिक की साहब आपकी एक गोल्ड डिस्क होती है, जिस पर प्रकाश आकर के पड़ता है और डाटा जो है वो प्रदर्शित हो जाता है। इसे चमकदार बनाने के लिए इसमें एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि ये चमकदार बने। पढ़ने के लिए इसमें लेजर बीम का हम प्रयोग करते हैं, और इसमें ट्रैक जो है वो वृत्ताकार ना होकर के सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार का मतलब इस तरीके से जो है वो साहब आपका कनेक्ट होगा, और जबकि वृत्ताकार का मतलब एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये, इस तरीके से सब आपके सर्किल होंगे तो ये वृत्ताकार होगा। ठीक है,
आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो सीडी और सीडी होती है, इसमें डाटा जो है वो डाटा हमेशा बाहर से बाहर से जो डाटा है वो अंदर की ओर भरा जाता है। सीडी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे सीडी का एक प्रकार होता है जिसे सीडी रोम कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम इसको कहा जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडीआर की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क री कोडेबल इसको कहते हैं। सीडी आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, यानी कि इसको दोबारा हम लिख सकते हैं, इसमें दोबारा डाटा डाल सकते हैं। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क होता है इसका। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रेज डिस्क होता है। सीडी की कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी है कि 650 से 750 एमबी तक इसकी क्षमता होती है, और डीवीडी की क्षमता 4.5 से लेकर के 7 जीबी तक की हो सकती है। सबसे इंपोर्टेंट अगला टॉपिक बड़ा इंपोर्टेंट है, वो है भैया, वो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम, कि कंप्यूटर में डाटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं। उससे पहले जरा एक बात समझ लो कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, या मेमोरी की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। बेटा, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी साहब? आपकी बिट होगी। बिट से जो बड़ी इकाई होती है वो निब्बल होती है, और निब्बल से बड़ी इकाई जो होती है वो सब आपका बाइट होती है। अगर बिट की बात करेंगे तो बिट जो है वो सबसे छोटा है, और बिट से बड़ा जो होगा निब्बल होगा, निब्बल से बड़ा जो होगा वो बाइट होगा। आपको ध्यान रखना है कि एक बाइट बराबर, पहले बाइट बराबर लिख देता हूं, एक बाइट बराबर होते 8 बिट, और एक बाइट बराबर होते हैं साहब आपके 2 निब्बल। तो हम कह सकते हैं कि एक निब्बल बराबर जो होता है वो साहब आपका एक निब्बल बराबर 2, एक निब्बल बराबर जो होगा वो किसके होगा? 4 बिट के बराबर होता है। एक निब्बल में 4 बिट होंगे, 4 बिट होंगे। एक बाइट में 8 बिट होंगे और 2 निब्बल होंगे। केबी इससे बड़ा है, एक शब्द याद करेंगे केबीएम। अच्छा, केबी तक तो सबको पता ही होता है, तो आप याद करेंगे एमजीटी, एमजीटी, एमजीटी पी, एमजीटी पी जेड बाई, एमजीटी पीई जेड बाई। इसका मतलब एम से हो गया मेगाबाइट, जी से हो गया गीगाबाइट, टी से हो गया टेराबाइट, पी से हो गया पेटाबाइट, एक्स एक्स ई से हो गया एक्सोबाइट, जेड से हो गया जोटाबाइट, और बाई से हो गया योटाबाइट। अब हमें करना क्या है कि इधर एक लिखना है और इधर वाले को 1024 जो हमें काउंट कर लेना है। यानी कि 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 एमबी बराबर 1024 केबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, 1 टीबी बराबर 1024 जीबी। इस तरीके से हम एक एक करके इनको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा दिया गया, इसको आप देख लेना, कई बार इस तरीके के सवाल पेपर में आ जाते हैं। जैसे मैं एक बात थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी बात ये है कि जैसे सपोज करो कि सवाल ये आ गया कि भाई एक टीबी में 1 टेराबाइट में कितने जो हैं वो सब आपके बाइट होते हैं। ये सवाल आपका पेपर में आ गया, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कि भाई एक टीबी में जो है वो कितने, एक टीबी से छोटी इकाई क्या है, तो वो जीबी है, यानी कि इसमें होते हैं 1024 जीबी। ठीक है, अब हमें देखना है कि जीबी में जीबी से छोटी इकाई क्या है, तो आप कहोगे कि एमबी, तो यानी कि 1024 गुणा 1024 एमबी। एमबी से छोटी इकाई केबी होगी, तो 1024 केबी। अब बाइट पूछा तो 1024 और कर दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टीबी बराबर जो होंगे 1024 की पावर 4, 1024 की पावर 4, एक की 1024 की पावर 4 जो होंगे बाइट इसके अंदर साहब आपके होते हैं। इस तरीके से आप इसको सवाल को सोल्व करना, सवाल जो है इस तरीके के साहब आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर पर जाने से पहले एक बात थोड़ा सा हल्का सा गेट के बारे में देख लो। गेट से ना कुछ सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं। गेट की ना सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए, भाई गेट होता क्या है। गेट एक प्रकार का सॉकेट है। एक प्रकार के सॉकेट का मतलब क्या है साहब? यहाँ पर सॉकेट का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में स्विच लगा होता है, आप उसको ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो साहब बिजली की सप्लाई जो है वो जानी बंद हो जाएगी, और आपने ऑन कर रखा है तो बिजली की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह पर साहब आपकी मूव करती रहेगी। अब कहानी यह है कि ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में इनपुट को कंट्रोल करने के लिए हम इसी प्रकार के गेट का साहब आपका प्रयोग करते हैं।
अगर किसी गेट के अंदर आपने जीरो इनपुट दी है तो इसका मतलब है कि वो हम बिजली की सप्लाई वहां पर नहीं दे रहे, और आपने अगर एक इनपुट दी है तो इसका मतलब हम बिजली की सप्लाई उसके अंदर दे रहे हैं। जीरो को साहब आपका लो कहा जाता है और वन को साहब आपका हाई भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, उसको लो या हाई भी साहब हम कहते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो भाई ये जो गेट है, इन गेट पर आधारित जो है वो, ये जो गेट है, इन गेटों को मुख्य तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। पहले वाले को साहब आपका बेसिक गेट कहते हैं, पहले वाले को बेसिक गेट कहा जाता है, दूसरे वाले को ड्राइव गेट कहते हैं, और तीसरे वाले को एक्सक्लूसिव गेट के नाम से जाना जाता है। बेसिक गेट की मैं बात करूंगा तो बेसिक गेट जो है वो बेसिक गेट तीन प्रकार के हो गए। पहला जो हो गया वो सब आपका एंड गेट है, दूसरा जो और गेट है, तीसरा जो है वो सब आपका नोट गेट है। एंड गेट की पहचान होनी चाहिए डी है, और गेट की पहचान जो है वो पान का पत्ता है, और नोट गेट की जो है वो आपका ट्रायंगल होगा और आगे जीरो लगा होगा। एंड गेट का मतलब होता है, एंड का मतलब होगा ए इंटू बी, और का मतलब होगा ए प्लस बी, और इसका मतलब होगा इनपुट का उल्टा करना। ये जरूर ध्यान रखना एक बार जरा। एन का मतलब होगा ए इंटू बी, और का मतलब होता है ना साथ, चल भाई मैं और तू चल रहे हैं, यानी कि बढ़ गया, बढ़ने के लिए हमने जोड़ दिया। मैं और तू का मतलब जोड़ना। ड्राइव गेट जो होता है वो दो गेटों से मिलकर के बना होता है। जैसे एंड गेट के अंदर अगर हम नोट गेट को मिला देंगे तो ये दोनों गेट मिलकर के जिस गेट का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं नैंड गेट। अच्छा, ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, और गेट को आपस में, और गेट को नोट गेट से मिला देंगे तो ये जो गेट बनेगा, ये कौन सा गेट बनेगा बेटा, नोर गेट का निर्माण हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे इसकी इनपुट जो होगी वो होगी नैंड गेट की ए इंटू बी होती है और इसके ऊपर बार लगा देंगे। नोर गेट की होती है जो ए प्लस बी होती है और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो ये नोर गेट का निर्माण कर देगा। एक्सक्लूसिव गेट जो होता है इसको एक्सोर और एक्सनोर के नाम से जानते हैं। तो एक्सोर और एक्सनोर वाले जो गेट है उनका चित्र कैसे बना होता है, अगर मैं बात करूंगा एक्सओर की तो एक्सोर का जो चित्र बनेगा वो कुछ आपका इस प्रकार से साहब आपका बनता है। एक्स नोर की अगर बात करेंगे तो आगे जीरो लग जाएगा, और अगर एक्स और की बात हम कर रहे हैं तो इसमें आगे जीरो नहीं लगता है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना, ये जो लॉजिक गेट है इसका जो अध्ययन है वो हम बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बुलियन अलजेब्रा के जो जनक है वो जॉन वून है। इसके अंदर एक टेबल का निर्माण किया है जिसे ट्रूथ टेबल कहते हैं। थोड़ा सा एक हल्की सी नजर आप डाल लो कि इसमें इनपुट और आउटपुट कैसे जोड़ा जाता है। वैसे यूके SSC जो है वो इस तरीके के सवाल नहीं पूछता इनपुट आउटपुट वाला, अगर पूछता भी तो आप बेसिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको ये गेट बता दिए, गेट की पहचान देखना और इस तरीके के सवाल को जो है आप सोल्व साहब आपका कर लेना। आगे बढ़ो। आगे एक और बात थोड़ी सी हमें समझनी, वो क्या है, वो थोड़ा सा ना ये बेटा नंबर सिस्टम और जानना है आपको। नंबर सिस्टम आपको और जानना है, और इसमें नंबर सिस्टम में आपने क्या देखना है कि भाई जो इंसान है वो इंसान जो काम करता है वो काम करता है डेसिमल में, और जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर काम करता है साहब आपका बाइनरी में। हम जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट देंगे डेसिमल में, और कंप्यूटर जो उसको, कंप्यूटर डेसिमल को नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा किसको, बाइनरी को। तो होता क्या है कि इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए तो भाई डेसिमल को बाइनरी में बदल दें, और जब आउटपुट हमें मिले तो वो भी हमें डेसिमल में मिले, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कई प्रकार के जो है वो साहब आपके सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है जो ट्रांसलेटर कहलाते हैं। वो इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, और इनको ट्रांसलेट करने के कुछ नियम है। उससे पहले आप जान लो कि भाई ये चार प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल, चौथा हेक्साडेसिमल। तो ये इसमें ऑक्टल में मैक्सिमम डिजिट 7 है, डेसिमल में मैक्सिमम 9 है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि ए के लिए 10, बी के लिए 11, और 11 के लिए बी, 13 के लिए 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ का हम प्रयोग करते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे सिलेबस में एक तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, वो पूछता है कि डेसिबल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने आपको एक नंबर भी दिया था, वो 25 है। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, कोई भी एक डिजिट ले लेंगे, उसको पहले इस तरीके से दोनों तरफ से लाइनों से घेरेंगे, और हमें 2 से इसको डिवाइड करते चलना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। जो रिमाइंडर बचेगा वो सब आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा,
और 1 रिमाइंडर बचा तो 0, 1 यहाँ लिख दिया। फिर हमें 2 से डिवाइड करना, तो 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स आएगा, 0 की गुणा 0 में करो तो साहब आपका 0 बन जाएगा। एक शेष बचेगा वो यहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ को लिख दो, तो ये जो होगा ये साहब इसका बाइनरी फॉर्म का डेसिमल का जो है बाइनरी फॉर्म हो जाएगा। एक सवाल वो देख लेना, वो 204 है। 204 को हमने 2 से डिवाइड किया। एक बात ध्यान रखना, लास्ट में जो है ना हमें हमेशा इसके 0 बनाना है। 0 बन जाएगा ना तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा। हमेशा देखो इसके बीच में हमने क्या किया, लास्ट में 0 बना दिया। 2 से डिवाइड करना, जो शेष बच रहा है वो यहाँ लिखो और नीचे से ऊपर की तरफ इसको साहब आपका लिखते चले जाओ। इसी तरीके से आप एक सवाल वो देख लो। वो सवाल क्या है, वो सवाल इसका उल्टा आ जाए कि भाई जो हमारा डेसिबल है, सॉरी बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को आप जो है डेसिबल में हमें कन्वर्ट करके दे दो। इस तरीके का सवाल आ जाए तो एक सेकंड जरा मैं देख लूं कोई उदाहरण आपके नोट्स में है या नहीं। नहीं है तो फिर हम उदाहरण तो अपने आप बना देंगे। चलो उदाहरण बना लेते, नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सपोज करिए कि ये बाइनरी डिजिट दे रखी है। बाइनरी की पहचान होगी कि बेस में 2 जरूर लिखा होगा, और इसको ये कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल के लिए बेस में जो होगा वो साहब आपका 10 लिखा होगा। बेस में 10 लिखा होता है। अब ये कह रहा है कि इसको साहब आप कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल है, आप पहले चारों की डिजिट ले लो। यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करके आप लिखना शुरू कर दो। 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 2 का मतलब 1 है। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो साहब आपका 1 होता है। तो 1, 2, 4, 8 इस तरीके से हो गया, और इन सबको जोड़ दो तो 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15। तो ये 15 का जो है यानी कि बाइनरी फॉर्म है। इस तरीके से आपको लिखना, कोई भी डिजिट आ जाए। मान लो कि यही देखो यहाँ पर दिया भी है, इस तरीके की कोई डिजिट आ गई यानी कि 1, 000, 4 बार 0, 1 है, और नीचे बेस में क्या लिख रखा है साहब आपका 2 लिख रखा है। इसको हमें डेसिबल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करा, 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और लिखने के बाद हमने क्या किया, फिर इसको आगे एक्सप्लेन किया। जहां 0 होगा उसको खत्म कर दो, जहां 0 है उसको खत्म कर दो, बाकी जो बचा उन सबको आपस में जोड़ दो, वो डिजिट का आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिए। अब एक आध बात और हमें समझनी, वो क्या समझना है, एक सेकंड बेटा, वो हमें क्या समझना है वो थोड़ा सा देखो। वो हमें ये देखना है कि भाई जो हमारा एक तरीके का टॉपिक और बचता है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है साहब हमारा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में हमें थोड़ा सा और जरा हल्की सी एक दो बातें जो है वो जान लेनी। कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर के प्रोग्राम तथा कार्य को नियंत्रित करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो भी कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करेगा उसको क्या कहेंगे बेटा, सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये हार्डवेयर का दूसरे हार्डवेयर के साथ समन्वय बनाता है। मान लो कि यहाँ इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनके बीच में समन्वय कौन बनाता है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 को कहा जाता है साहब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंपनी निर्माता अपने साथ डाल करके देती है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होता है जिसका प्रयोग जो है वो आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। जैसे जरूरत होगी वैसा हम इसका प्रयोग करेंगे, जरूरत नहीं है तो उसको साफ प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है, वो होता है एंटीवायरस। यानी कि हमारे फोन में अगर वायरस आ गया तो उसको खत्म करने के लिए हम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, और उसे क्या कहेंगे साहब आपका एंटीवायरस कहेंगे, वो एंटीवायरस कहलाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है साहब आपका लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है साहब आपका विंडोज हुआ, एंड्रॉइड हुआ, मतलब जो किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सब आपके लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि मूलभूत कार्य जो है वो आवश्यकता पड़ने पर होता है, और बिना मेमोरी के हिसाब आपका कार्य नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी जो है खुद ही बना करके इनको कंप्यूटर में इनबिल्ट कर करके देती है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जो चलाने के लिए जरूरी हो, वो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो जरूरी होगा उसे क्या कहा जाएगा साहब आपका, वो कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मेन काम है वो कंप्यूटर को कंट्रोल तथा मैनेज करने का होता है। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा और साथ के साथ जो है इसे साहब आपका मैनेज करेगा। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सिंगल यूजर हो गया, सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यानी कि एक व्यक्ति जो है एक समय पे एक ही काम कर रहा है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, और जब एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक काम कर रहा है तो वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग साहब आपका सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, और आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना, रियल टाइम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो निश्चित समय के लिए काम करता है। जैसे ओटीपी हो गया तो ओटीपी मैक्सिमम 15 मिनट तक काम करता है। ऐसे ओटीपी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके का है। किसी सॉफ्टवेयर में 15 मिनट के लिए, किसी में 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, किसी में 1 मिनट के लिए है, तो वो एक अलग का विषय है। ठीक है। टाइम शेयरिंग आपको ध्यान रखना कि किसी भी साहब आपका जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए जो निश्चित समय दिया जाता है उसे साहब आपका टाइम स्लाइस या क्वांटम के नाम से भी जाना जाता है, वो टाइम शेयरिंग कहलाता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में साहब आपका एक को कहते हैं GUI, एक को GUI के नाम से जाना जाएगा। अभी GUI किसे कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो साहब आपका GUI के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इंटरफेस किसे कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं कंप्यूटर में बातचीत करना, इंटरफेस कहलाता है। इस यहाँ बातचीत का अर्थ है कंप्यूटर को इनपुट दे करके आउटपुट प्राप्त करना। अब कंप्यूटर को इनपुट दे करके जो आउटपुट प्राप्त करते हैं वो दो प्रकार की हो सकती है। एक साहब आपकी GUI हो सकती है, अर्थात जिसमें यूजर चित्र और ग्राफ का प्रयोग करके कंप्यूटर को निर्देश देता है, वो GUI है। इसके लिए माउस तथा कीबोर्ड दोनों की आवश्यकता पड़ती है। विंडो सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जो साहब आपका GUI पर आधारित होता है, जो GUI पर साहब आपका बेसिकली आधारित होता है। इसके माध्यम से अगर अगली बात करते हैं तो CUI, इसमें साहब आप हम करेक्टर का प्रयोग करते हैं। करेक्टर को साहब आपका भेजा जाता है। इसमें माउस अनिवार्य नहीं है, मगर कीबोर्ड जो है वो साहब आपका अनिवार्य होता है। कीबोर्ड का प्रयोग करना जो है इसमें साहब आपका जरूरी होगा। ठीक है। आगे आपको ध्यान रखना है कि CUI में दी जाने वाली जो कमांड है उसे याद रखना पड़ता है, क्योंकि हम उसमें करेक्टर को कमांड दे रहे हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। और जबकि जबकि इसमें बिना प्रयोग के हम काम कर सकते हैं GUI में, क्योंकि इसमें सिंबल का प्रयोग नहीं होता। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक जो है वो एक प्रकार का इसी प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा। आगे अगर बढ़े तो आगे आपको ध्यान रखना कि कुछ लोकप्रिय जो साहब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे पहला है साहब आपका MS डोस। MS डोस की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में IBM के द्वारा विकसित किया गया था, परंतु इसे MS के द्वारा इसको खरीद लिया गया था। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें CUI का प्रयोग किया जाता है, यानी कि करेक्टर का हम प्रयोग करते हैं, और जिसमें कमांड को याद रखना जब आपका रखना होता है, इसलिए इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है। ये 16 बिट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने की थी, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी है, और इनके एक साथी थे, साथी का नाम था पॉल एगन। दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो है रेडमंड वॉशिंगटन में, स्थापना जो है ध्यान रखना अल्बुकर्क शहर मैक्सिको में की गई थी। इसके वर्तमान समय में जो CEO हैं वो भारत के हैं। क्या नाम है इनका बेटा? सत्य नडेला जो है वो साहब आपके इसे माइक्रोसॉफ्ट के साहब आपके CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर मैं बात करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को आपको ध्यान रखना है कि सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। सबसे लोकप्रिय साहब आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। MS डोस को रिप्लेस करने के लिए इसको बनाया गया था। ये GUI, ये ग्राफिक पे काम करता है। ये OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर विंडो वन था। अब ये कुछ आपने ना अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में बार बार सुना होगा कि विंडो 10, विंडो 11, विंडो वन क्या है। तो विंडो वन सबसे पहले जारी हुई 1985 में, और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का साहब आपका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था, उसका पहला जो सॉफ्टवेयर था उसको साहब विंडो वन कहा गया था।
विंडो सेकंड 1987 में शुरू होता है। इसमें कीबोर्ड में शॉर्टकट की का प्रयोग होना शुरू होता है। विंडो 3 की बात करते हैं तो 1990 में शुरू हुआ। इसमें वीडियो गेम की शुरुआत हुई। सबसे फेमस जो रहा विंडो 98 रहा, 1998 में शुरू हुआ। इंटरनेट की शुरुआत इसी के समय में होती है। अगला है साहब आपका विंडो एचपी। नहीं, इंटरनेट की शुरुआत नहीं, इंटरनेट की सुविधा जो थी वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में साहब आपकी शुरू हुई थी, या इस विंडोज में साहब आपकी शुरू होती है। अगला जो था वो साहब आपका विंडो एचपी है, 2001 में बनता है। विंडो एचपी का मतलब था कि इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ की सुविधा शुरू हुई। विंडो विस्टा बहुत इंपोर्टेंट है, 2006 में आया। बूटिंग के समय को कम करने के लिए और इसमें बैटरी की क्षमता को बढ़ाया गया। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑन करके ऑन करना बूटिंग कहलाता है। अब जैसे मान लो कि आपका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो ऑफ पड़ा है, तो उसको ऑन करना जो है बूटिंग है। अब आप उसको दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। पहला, आप उसको लाइव में पहली बार ऑन कर रहे हैं, या वो लंबे समय से बंद पड़ा था तब उसको आप ऑन कर रहे हैं, या फिर आपका जो मोबाइल था या कंप्यूटर था, या वो अभी कुछ समय पहले ही काम कर रहा था, अचानक बिजली चले जाने से वो साहब आपका बंद हो गया, ये डाटा उसमें लाइट नहीं आ रही तो इसलिए वो बंद हो जाता है, आप उसको फिर से ऑन कर रहे हैं। तो ये बूटिंग दो प्रकार की हो सकती है। पहला, अगर आपने उसको पहली बार ऑन किया है, लंबे समय से वो बंद पड़ा था तब आपने ऑन किया, तो उसको आप कोल्ड बूटिंग के नाम से जानेंगे। आपका कंप्यूटर या मोबाइल चल रहा था, अचानक वो बंद हो गया, फिर आपने उसको ऑन कर दिया, तो वो बार बूटिंग के नाम से जाना जाता है। इसे साहब आपका कोल्ड बूटिंग को पावर ऑन कहते हैं और बार बूटिंग को रीस्टार्ट या रीबूट के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि बूटिंग की जो सुविधा है वो विंडो विस्टा में साहब आपकी शुरू होती है। विंडो 10 2015 में आती है, और विंडो 11 जो है वो अभी भी काम कर रही है। 5 अक्टूबर 2021 को जो है इस विंडो 11 की साहब शुरुआत होती है। ठीक है। यूनिक्स बहुत इंपोर्टेंट है, सीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी लैंग्वेज का पहली बार यूनिक्स में प्रयोग हुआ था। लिनक्स, ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है। अच्छा, अब जो हम थोड़ा सा ना लैंग्वेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है भाई। मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की भाषा हो सकती है। एक हो सकती है मशीनी भाषा और एक हो सकती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, ये केवल और केवल मशीनी भाषा को समझता है। भाई मशीन है तो मशीन की भाषा को ही समझेगा। अगर मान लो इंसान होता तो इंसान की भाषा को समझता। तो मशीन की भाषा को ही समझता है और मशीन की भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब समस्या ये है कि इंसान मशीन की भाषा को नहीं समझ सकता, इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है, तो बड़ी दिक्कत होगी। कंप्यूटर को हम कमांड दे रहे हैं तो हाई लेवल में, कंप्यूटर समझ रहा है लो लेवल में, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए भाई कंपनी निर्माताओं ने इस कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करके देने शुरू कर दी, और ये कहा कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इन भाषाओं को समय समय पर कन्वर्ट करने का काम करते रहे। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर में पहला सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर। इसका मतलब ये है कि निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। ठीक है। अगला, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें असेंबलर का प्रयोग करती है। सोर्स कोड जो है वो निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय भाषा के तैयार किया गया प्रोग्राम होता है। ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं कि जो मशीनी भाषा में परिवर्तित किया गया प्रोग्राम है वो सब आपका ऑब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ऑब्जेक्ट कोड के दो उदाहरण है। मशीनी भाषा में परिवर्तित किए गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के, पहला असेंबली, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर की बात करते हैं तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, और इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन को करके सब आपका ये कन्वर्ट करता है। कंपाइलर में गलती जो है वो गलती सभी गलतियों को एक साथ बता सकता है, और जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन की गलती को अलग अलग बता देता है। कंपाइलर में अशुद्धि को हटाने में धीमापन है, और ये अशुद्धियों को बड़ी तेजी से हटाता है। कंपाइलर जो है यह प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है और करते समय काम नहीं करता, जबकि ये जो इंटरप्रेटर है वो आप पीछे कन्वर्ट भी कर सकते हो, और जो है दूसरा काम भी साहब आप कर सकते हो। कंपाइलर की एक विशेषता कि इसमें अनुवाद करने के बाद कंप्यूटर की आवश्यकता
एक बार अनुवाद करने के बाद कंप्यूटर की आवश्यकता प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं होती, और इसमें बार बार जो है वो साहब आपका कंप्यूटर की आवश्यकता साहब आपकी पड़ती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे सॉफ्टवेयर जो साहब आपका किसी भी कंप्यूटर के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें साहब आपका जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कि जो हमारा क्या बोलते हैं एंटीवायरस हो गया, क्लीन अप सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारे फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ये जितने भी है ये सब साहब आपके काम आते हैं हमारे कंप्यूटर को साहब आपका सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा आप बेसिक बातें थी, इन बेसिक बातों को थोड़ा सा आप लोग जरूर जान के रखना। एक और बात आपको समझनी है कि वो ये है कि जो www है, इस www की खोज जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। टिम बर्नर्स-ली जो है वो इसकी खोज करते हैं, और किसी भी वेबसाइट में जाने के लिए इसका साहब आपका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग जो है वो साहब हम करते हैं। एक दो बातें जो थी वो मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाई थी, तो बहुत सारी बातें जो थी वो हम क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा में लेकर के आए थे। अगर एक दो बातें जो हैं वो पॉइंट आपके रह गए तो उसको जो है वो हमने कोशिश की है कि भाई सभी चीजों पर, सभी मुद्दों पर जो है थोड़ी बहुत साहब आपकी चर्चा तो जरूर की जाए, मगर फिर भी चीजें जो है कई बार हो सकता है कि अपने अनुसार हो, कई प्रकार हो सकता है ना हो। जैसे एक दो बातें और मैं आपको बताऊं तो आपको ईमेल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ईमेल को साहब आपका कहा जाता है। बहुत छोटी छोटी सी बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें जो है जानना जरूरी है। एक है कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बनने वाला प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है। पहले वेब ब्राउजर का नाम था साहब आपका एपिक। गूगल क्रोम की अगर बात करते हैं तो गूगल क्रोम जो है वो एक प्रकार का साहब आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, क्या नाम है इसका? गूगल क्रोम है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना कि जैसे अगर कहीं पर आपको आईपी एड्रेस आ जाए, तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? वो होता है साहब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं साहब आपका IPv4, और एक को कहा जाता है साहब आपका IPv6। इसको इस तरीके से लिखते हैं IPv4, एक को लिखते हैं IPv6। IPv4 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो साहब आपका 32 बिट के डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, और जो IP6 है इसमें 128 बिट के डाटा को साहब आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। 128 बाइट्स है, बाइट्स के डाटा को साहब आप ट्रांसफर इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि IPv4 में कितने बिट्स होते हैं तो आप 32 बताएंगे, और IPv6 में कितने होते हैं तो 128 बिट जो है वो आप साहब बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे की हो तो आप जरूर एक बार कमेंट करके मुझसे पूछना। तो कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप जरूर कमेंट करना। तो फिर चलिए इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी शानदार मैराथन क्लास में। चलिए, मेरा नाम राहुल चौहान था और आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ रहे थे। मैं जीएस का टीचर हूँ। समय समय पर जीएस की जो क्लास है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा जो कंडक्ट है वो सब आपकी मिलती रहेंगी। आप लोग इन क्लासों का आनंद लें, और पेपर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो पेपर की आप जो भी आपने सीखा है वो सही सीखा है, आप लगे रहिए, मेहनत करिए, और आपको जो है उस पेपर में जरूर सफलता मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।